गोले गलत भर दिए। चलो इस हिंदी में, चलो हम लोग प्री के पहले यूनिट 1 पढ़ रहे थे, जो अभी आज शाम को कंटिन्यू भी करेंगे। यूनिट 2 भी आज से शुरू कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में जैसे पहला टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। ये 2 दिन चलेगा, आज और कल 2 क्लास में। फिर होगा मौद्रिक नीति आपका, आज मतलब 2 दिन मौद्रिक नीति लेगा, 1 दिन या 1.5 दिन आपको, चलो 2 दिन इसको मान लेते हैं। तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं सब 2 दिन लगभग लगेंगे ना। जैसे फिस्कल पॉलिसी 2 क्लास, मॉनेटरी पॉलिसी 2 क्लास, फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन 2 क्लास, ये 1 क्लास, तो 6 एक साथ। फूड सिक्योरिटी एंड पीडीएस 2 क्लास, कितने हो 9। गरीबी 2, 11, 12, मतलब 15 से 20 क्लास लगेंगे ना। अगर हर टॉपिक को हम 2 क्लास भी मान के चलें तो 15 से 20 दिन लगेगा। तो 15 से 20 दिन में ये हो जाएगा। और यहाँ अपन चल रहे थे, अपन ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप वगैरह पढ़ लिए थे ना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पढ़ ली थी ना। यहाँ से पढ़ना अपन को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, तो यहाँ पढ़ लेंगे। तो अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 3 क्लास 2, ठीक है, तो 8-10 दिन में ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपन होली के पहले ये तो पूरा ही कर लेंगे और ये लगभग पूरा हो जाएगा। ठीक है, होली के बाद जब अपन आएंगे तो अपन यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ेंगे। ये जो छोटी छोटी, ये फैक्चुअल ज़्यादा है। जब यूनिट 3 और यूनिट 4 पढ़ेंगे, इसमें अपन को फैक्ट ज़्यादा पढ़ना है। जैसे ओडीओपी ये तो आप पढ़ चुके हैं, आत्मनिर्भर एमपी ये पढ़ चुके हैं, तो वापस वही चीज़ें पढ़ना अपन को, तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ा जा सकता है ना। अपन ने प्रीलिम्स के लिए आत्मनिर्भर पढ़ा था ना, तो वो अपन फिर से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उस पर काम है ना। तो ये ज़्यादातर एमपी में ज़्यादातर आपको फैक्ट्स पढ़ना है ना। जैसे हेल्थ इंफ्रा, तो हेल्थ इंफ्रा में कितने मेडिकल कॉलेज है, कितने सिविल हॉस्पिटल है, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कितने सीएससी है, कितने पीएससी है, कितने सब हेल्थ सेंटर है, कितने आयुष सेंटर है, कितने डॉक्टर है, कितने नर्स है, यही आपका हेल्थ इंफ्रा है। ये बात समझ में आ गया। तो हेल्थ इंफ्रा पे डेटा पढ़ना अपन को, ठीक है, और कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है हेल्थ इंफ्रा के लिए। तो आपको जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स के लिए वो यूनिट 1 और 2 ही है। 3 और 4 ऐसा है कि बस नोट्स मिल गए, एक बार सुन लिया बस बहुत है, बहुत ज्यादा दिमाग वाला। एमपी इकोनॉमी में बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स है ही नहीं, पूरा डेटा ही डेटा है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो अपन ने पढ़ा था फिर से पढ़ना है। ऐसे एक्सीलेंस सेंटर फॉर आई, एक्सीलेंस सेंटर फॉर पल्मोनरी पढ़े थे ना, ये वापस रटना है हेल्थ के लिए। तो हमें जो टेंशन लेनी है वो यूनिट 1 और यूनिट 2 की लेनी है, 3 और 4 में रटना है। बस ये है कि टीचर एक बार बता देगा तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, घर पर उतने आसानी से नहीं होता। तो ये उतना टाइम नहीं लेंगे। तो अपन यहां से, ठीक है, तो आज यूनिट 2 की भी क्लास शुरू होगी और एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी क्लास लिखी है, वो यूनिट 1 की क्लास है ना, औद्योगिक विकास, तो कर लेंगे। तो अपन को होली के पहले तक ये टॉपिक करना। होली 14 तारीख की, होली कब है? 14 तारीख की है, तो अपन 13 तारीख तक की क्लास लेंगे। 6.0 की इस संडे बस क्लास ऑफ होगी, भारत पाकिस्तान का मैच है बाकी एक भी संडे आपकी ऑफ नहीं रहेगी, है ना। 1:30 बजे से क्लास रहेगी शाम तक। सुबह अपना रिवाइज करो, दोपहर से पूरी क्लास पढ़ो, तो आपका शेड्यूल होगा 1:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, जितने बजे तक क्लास चले। तो मॉर्निंग में अपना खुद का पढ़ो, रिवाइज करो, आफ्टरनून में पूरा क्लास अटेंड करो, है ना। चलो हाँ, ये क्लास 6.0 की है। चलो अपन शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, ठीक है, इनको बिल्कुल आराम से तसल्ली से पढ़ना है। जो चीज समझ में ना आए वो पूछते हुए चलना है ना। तो हमें 2 सरकारी नीतियां पढ़नी है। एक पढ़नी है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, और एक पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी और राजकोषीय नीति। ठीक है, 2 चीजें पढ़नी है। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाता है ना, प्योर आरबीआई तो नहीं बनाता, पर मान लो आरबीआई बनाता है ना। हालांकि एक फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अलग से बन गई है ना, एमपीसी। जबकि जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, वो वित्त मंत्रालय या फाइनेंस मिनिस्ट्री से द्वारा बनाया जाता है। तो इंडिया में 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, दोनों हमारे सिलेबस में। अभी मैंने सिलेबस ओपन किया तो उसमें दोनों था, ऊपर लिखा था फिस्कल पॉलिसी, नीचे लिखा मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपके सिलेबस में भी, तो 2 दिन में अपन को बहुत तसल्ली से, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल है पूरा, है ना। तो यूनिट 2, यूनिट 1 ये सब कॉन्सेप्ट वाला। यूनिट 1 फिर भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, यूनिट 2 तो बहुत आसान है। ठीक है, चलो। तो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर अपना सिलेबस
7 से 10 अप्रैल तक हो जाए 6.0 का तो कोई दिक्कत है क्या? 6.0 में अगर सिलेबस 10 अप्रैल तक हो जाता है तो कोई दिक्कत है? 15 अप्रैल तक हो जाता है कोई दिक्कत है? मतलब पूछ रहे हैं आपको, क्योंकि दो तरह के बच्चे हैं, समझ, देखो दो तरह के बच्चे, एक कह रहा कि सर हमें जल्दी कराओ, सिलेबस रिवाइज करना है, और एक कह रहा सर टाइम की कोई दिक्कत नहीं, समझा दो अच्छे से। तो अपन दोनों तरफ से पिसते हैं, है ना। जैसे हमने 4.0 में फास्ट पढ़ाया जिससे हम टाइम पे दे सके, तो वो कह रहे हैं कि सर जी मजा नहीं आया, और जैसे मजे के लिए पढ़ने लगते हैं, अरे सर रिवीजन नहीं हो पा रहा। तो कोचिंग क्या करे? उसके पास तो दो में से एक ही स्ट्रेटजी हो सकती है, या तो बहुत आराम आराम से कराए समझाते हुए चले, या फिर भैया ये मानते हुए चले कि टारगेट बैच है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो होगा। तो टारगेट बैच का मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत तो पढ़ लिख के आए होंगे, अब पढ़ा दें, ठीक है। तो भैया अभी मैं थोड़ा सा स्लो रखूंगा, फिर तुम लोग बता देना, है ना, क्योंकि टीचर को सुनना, स्लो का मतलब है कि भैया मुझे ही सुनना नहीं मिलता है कि सर जी आपका सिलेबस बहुत फास्ट होता है ना। तो भैया मैं वो सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं हूं, मैं भी बिल्कुल आराम से ही पढ़ाऊंगा, शिकायत नहीं चाहिए सब्जेक्ट में। एक बच्चे ने लिखा ना इकोनॉमी हमें समझ में नहीं आ रही, तो भैया इकोनॉमी बिल्कुल स्लो से पढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो ऐसा है कि फाउंडेशन में इकोनॉमी समझ में नहीं आ रही, है ना, आ रही। एक बच्चे ने ऐसा कमेंट लिखा था 4.0 में हमने फास्ट पढ़ाया था, उनका पेपर अक्टूबर में था, फरवरी में लॉन्च हुआ, अक्टूबर में हमें खत्म ही करना, तो प्री का 1.5 महीना उन्होंने ऑफ भी लिया था, तो हमें 5 महीने में खत्म करना था। तो दो में से एक ही चीज हो सकती है, अगर हमें पूरा 5 महीने में सिलेबस कराना, थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा। चलो मध्यम मार्ग, बच्चा कह रहा मिडिल पाथ पे आओ। पता नहीं, मैं तो भैया बच्चों का कुछ भी समझ में नहीं आता। फाउंडेशन का हमें पता आराम से पढ़ाना है, मैं सुबह फाउंडेशन पढ़ाता हूं, मुझे पता बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाना, मजा भी आता, क्योंकि हमें पता बिल्कुल स्लो पढ़ाना, तो फाउंडेशन मजा आता है। टारगेट बैच का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, यह समझते हैं। तो हमें 2 पॉलिसी पढ़नी है पूरी तरह से, तो आज और कल में हमें राजकोषीय नीति और फिस्कल पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, कौन सा मंत्रालय बनाता है? वित्त मंत्रालय, ठीक है। इसको अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, सबसे पहले समझते हैं कि राजकोषीय नीति होती क्या है। सबसे पहले समझना है फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति होती क्या है, ठीक है। तो सरकार क्या कुछ चीजें करती है, जैसे ध्यान से समझना, सरकार टैक्स लगाती है, सरकार एक्सपेंडिचर करती है, ध्यान से सुनना, और सरकार उधार भी लेती है। सरकार 3 चीजें बहुत करती है। एक तो सरकार आपसे टैक्स लेती है, सबसे पहले सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है, सरकार खर्च करती है, और सरकार उधार लेती है। 3 चीजें करती है। क्या क्या करती है सरकार? सरकार टैक्स लगाती है, सरकार खर्च करती है, और सरकार उधार लेती है, ठीक है। इन 3 चीजों से वो जिन ऑब्जेक्टिव्स को पाना चाहती है, जिन उद्देश्यों को पाना चाहती है, उनके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसे फिस्कल पॉलिसी समझो। सरकार कितनी चीज करती है? 3। कौन कौन सी 3? एक तो टैक्स लगा रही है, खर्च कर रही है, और उधार ले रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसको कुछ उद्देश्य पाने। इस लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे कि कौन से वो उद्देश्य है जिनके लिए वो टैक्स लगाती है, जिनके लिए वो उधार लेती है, और जिनके लिए वो खर्च करती है। तो टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर और बोरिंग, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए वो करती है। तो वो पॉलिसी जिसमें कुछ उद्देश्यों को पाने के लिए, है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को अचीव करने के लिए सरकार टैक्स, व्यय और उधारी का यूज करती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का मतलब समझ में आ गया? सरकार की वो पॉलिसी जिसमें वो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, कुछ निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए 3 चीजों का सहारा लेती है। कौन कौन सी चीज? कर मतलब टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च या व्यय, और बोरिंग मतलब उधारी। उस पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया? कौन सी पॉलिसी? वो पॉलिसी जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए सरकार 3 चीजों का यूज करती है। तो अगर 3 चीजों का यूज तुम्हें कहीं भी मिल जाए, कहीं तुम्हें टैक्स मिल जाए,
कहीं तुम्हें उधारी मिल जाए या तुम्हें कभी खर्चा मिल जाए। जैसे उन्होंने कहा हाईवे बन रहा है, क्या सरकार हाईवेज बनाती है? तो हाईवे किस पॉलिसी के तहत बन रहा होगा? राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। क्या सरकार स्कूल्स, सरकार हॉस्पिटल्स बनवाती होगी तो वो किस पॉलिसी में आ जाएगा? फिस्कल पॉलिसी। सरकार खर्च कर रही है कि नहीं? सरकार ने इनकम टैक्स लगा दिया, सरकार ने जीएसटी लगा दिया। सरकार टैक्स लगाती है कि नहीं? आप सामान खरीदने गए, जीएसटी लग गया, तो वो कौन सी पॉलिसी में आ जाएगा? तीन चीजें, टैक्स, खर्चा और उधारी। अभी अटल भूजल योजना सुनी होगी, 6,000 करोड़ रुपए का स्कीम है। जिन जिन स्टेट में ग्राउंड वाटर लेवल खत्म हो गया, जैसे बुंदेलखंड, तो वहां के लिए एक स्कीम चली है अटल भूजल योजना। 6,000 करोड़ रुपए खर्च करना। इसमें 3,000 करोड़ कहां से लिया? वर्ल्ड बैंक से। 3,000 करोड़ सरकार खुद खर्च करेगी और 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लेगी। तो 3,000 वर्ल्ड बैंक से उधार तो ही लिया, बोरो ही तो किया है। तो वर्ल्ड बैंक से उधार लेना क्या कहलाएगा? फिस्कल पॉलिसी। तो तीन शब्द अगर उसको आपको कहीं भी मिल रहे, टैक्स, खर्चे और उधारी, तो वो किस पॉलिसी का पार्ट माना जाएगा? राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझ में आ गया? कुछ चीजों को पाने के लिए सरकार तीन चीजों का सहारा लेती है, उस पॉलिसी को ही फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये तीन कहीं भी मिले फिस्कल पॉलिसी होगी। क्लियर? अब हमें देखना है फिस्कल पॉलिसी। एक तो मॉनेटरी, वो बॉक्स ही गलत आ गया। अब हमें देखना है सरकार फिस्कल पॉलिसी में कौन कौन से टूल्स यूज करती है। राजकोषीय नीति में कौन कौन से उपकरण? तो एक तो आपको पता है टैक्स, करारोपण, इसका यूज करती है। इसके बाद व्यय, खर्चा भी करती है। उधारी या ऋण भी लेती है, इसको सरकार लेती है तो सार्वजनिक ऋण बोलते हैं। और एक और पढ़ेंगे घाटे का वित्तीयन, ये भी आपके सिलेबस में है। तो तीन तो अपन डेफिनेशन में लिखेंगे, चौथा नहीं लिखते हैं, पर यह भी फिस्कल पॉलिसी में ही आता है। तो आपसे पूछा जाएगा राजकोषीय नीति में सरकार कितनी चीजों की यूज करते हैं? तो 4। जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो 3 लिखोगे। सरकार टैक्स लगाती है, सरकार खर्च करती है और सरकार उधार लेती है। इसको मेंशन नहीं करते, पर यह भी फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। तो अगर 2 मार्कर में आ गया कि राजकोषीय नीति में कौन से उपकरण है, तो अपन को 4 का नाम लेना है। क्लियर? चलो, तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है समझ में आ जाएगी। राजकोषीय नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ निश्चित उद्देश्यों को पाने के लिए सरकार 3 चीजों का सहारा लेती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब समझो कहां कैंसिल करना। अब हम इस फिस्कल पॉलिसी में 2 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो इस पॉलिसी के तहत सरकार कितना रुपए कमा रही है, रिसिट कितनी है, और यह देखना है इस पॉलिसी में सरकार क्या खर्च कर रही है। फिस्कल पॉलिसी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। राजकोषीय नीति में हम 2 चीजों को बांट सकते हैं, एक सरकार की कमाई क्या है और एक सरकार के खर्चे क्या। 2 ही चीज तो सरकार की होगी, एक सरकार की रिसिट, प्राप्तियां, और एक सरकार के एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। ठीक है? तो 2 चीजें चलती हैं फिस्कल पॉलिसीज में, एक सरकार की कमाई और एक सरकार के खर्च। इसी में टैक्स, इसी में खर्चे, इसी में उधारी, सब इसी में आ जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी में अपन 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला ध्यान, सरकार कहां से कमा रही है, और दूसरा, सरकार कहां पर खर्च कर रही है। फिस्कल पॉलिसी में 2 चीज का ध्यान रखना है। अगर हम प्राप्तियों की बात करें, रिसिट की, तो इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो रेवेन्यू रिसिट, राजस्व प्राप्ति, और एक कैपिटल रिसिट, पूंजीगत प्राप्ति। प्राप्ति भी 2 तरह की हो सकती है, एक राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसिट, और एक कैपिटल, पूंजीगत प्राप्ति। तो सरकार की कमाई, सरकार की प्राप्ति 2 तरह की हो सकती है, एक राजस्व और एक पूंजीगत। ठीक है? समझ में आ गया? तो इससे इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं टॉपिक। ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस आसानी से समझना है। तो हमने सबसे पहले समझा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी क्या है, तो समझ में आ गया कुछ चीजों को पाने के लिए सरकार 3 चीजों का सहारा लेती है। आपसे पूछा जाएगा राजकोषीय नीति में, फिस्कल पॉलिसी में कौन सी 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे सरकार की कमाई और सरकार के खर्चे।
सरकार की कमाई भी कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की। सरकार की कुछ कमाई कहलाती है रेवेन्यू और कुछ कमाई कहलाती है कैपिटल। अब हमें सबसे पहले समझना है कि रेवेन्यू रिसिट या राजस्व कमाई क्या है। राजस्व प्राप्तियां, प्राप्तियां मतलब कमाई। तो सरकार की जो इनकम होती है वो कितने तरह की होगी? दो तरह की, एक रेवेन्यू और कैपिटल। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है? वो कमाई जिसके लिए सरकार पर ना तो कोई लायबिलिटी आती है और ना ही सरकार को संपत्ति बेचनी पड़ती है। लिख लो फिर समझा रहे। रेवेन्यू इनकम का मतलब है वो इनकम जो ना सरकार पर कोई लायबिलिटी क्रिएट करे और वो इनकम जिससे ना सरकार की असेट पर कोई रिडक्शन हो। लिख लो, समझाए दे रहे। तो राजस्व प्राप्ति का मतलब है कि वो जिससे ना तो सरकार पर कोई देनदारी या देयता, दो वर्ड यूज कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, या तो देनदारी या इससे अच्छा वर्ड है देयता, उत्पन्न करती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों में, असेट में किसी भी तरह का रिडक्शन होता है। इसको मैं अगर पलट दूं, मतलब वो कमाई जिससे सरकार में देनदारी हो और वो कमाई जिससे सरकार की परिसंपत्ति असेट कम हो, उसी को फिर क्या बोलने लगोगे? कैपिटल। अगर ना तो किसी तरह की लायबिलिटी हो और ना ही किसी तरह की असेट में कमी आए तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। और अगर या तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाए या सरकार की संपत्ति कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो मेरे ख्याल से दो टर्म्स अगर आपने समझ लिए तो उसी से अपन को समझ में आ जाएगा किसे रेवेन्यू कहेंगे और किसे कैपिटल कहेंगे। दो चीजें, एक है लायबिलिटी और एक है असेट। अगर लायबिलिटी और असेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो उसे बोलते हैं रेवेन्यू। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर फर्क पड़ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब बच्चा कहेगा सर लायबिलिटी तो पता ही नहीं है, चलो समझते हैं। तो मैं मम्मी ने 50 रुपए दिए कि जाओ मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो क्या 50 रुपए तुम अपने ऊपर खर्च कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वो 50 रुपए तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी हो गई, एक जिम्मेदारी हो गई कि भैया इस 50 रुपए की सब्जी लानी है। ठीक है, अगर तुमने अपने ऊपर खर्च कर दिए तो वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मम्मी ने अगर तुम्हें 50 रुपए सब्जी के लिए दिए तो क्या उससे तुम पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई? घर वाले महीने के रुपए भेजते हैं तो क्या तुम मनमर्जी उड़ा सकते हो? या रेंट का पैसा रेंट पर, टिफिन का पैसा टिफिन पर, कोचिंग का पैसा कोचिंग पर ही उड़ा मतलब खर्च करोगे? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो घर वालों ने महीने का पैसा दिया कि ये लो रेंट का, ये लो टिफिन का, मेस का, और ये ले लो कोचिंग का। तो क्या उन पैसे से कमाई, पैसा तो आया, रिसिट तो आई, प्राप्ति तो हुई, पर वो एक लायबिलिटी लेकर आई, जिम्मेदारी लेकर आई कि हाँ ये पैसा यहीं जाएगा। तो लायबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वही मामा आए और मामा जाते समय 100 रुपए तुम्हें दे गए, क्या उस पैसे से तुम पर कोई लायबिलिटी आए? नहीं, मजे करो, वो पैसे तुम्हें दिए गए, उससे चाहे तुम कुछ भी करो उस पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती, कोई जवाबदारी ही नहीं है। तो आपको मम्मी ने सब्जी के लिए पैसे दिए, पैसे तो तब भी आए, और मामा ने जाते समय 100 रुपए दिए तब भी पैसे आए, पर दोनों पैसे अलग अलग तरह के। मम्मी ने जो सब्जी के पैसे दिए उससे आप पर एक लायबिलिटी आई, और जो मामा ने जाते समय पैसे दिए, बुआ जी ने पैसे दिए, लो बेटा इससे कुछ खा लेना, उससे किसी भी तरह की लायबिलिटी, उस नोट को गिरा दो, फेंक दो, खा लो, पी लो, कोई दिक्कत नहीं। तो शायद लायबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें आप पर एक जिम्मेदारी भी आती है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो और समझते इसको आसानी से। जब तुम बिना हेलमेट या 3 लोगों के साथ बाइक में पकड़े जाओ, है ना, तो सरकार क्या फाइन लेती है? क्या वहां पुलिस आरटीओ वाले खड़े रहते हैं, 300-500 की पर्ची काट देते हैं, और आपकी मान लो 500 की रसीद कट गई, तो जो सरकार को 500 रुपए मिले, क्या सरकार पर कोई लायबिलिटी है? कुछ भी नहीं। सरकार उस 500 का कुछ भी कर सकती, वो चाहे तो लाडली बहना में लगा सकती है, चाहे तो लाडली
बहन लाडली लक्ष्मी में लगा सकती है, हॉस्पिटल बनवा दे, मतलब ऐसे रुपयों ले लेके, कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। पर अगर आपने सरकार के बैंक में पैसा जमा किया, जैसे एसबीआई प्राइवेट बैंक है या सरकारी, और आपने उस बैंक में पैसा जमा किया, तो क्या सरकार उस पैसे को उठा के योजनाओं में खर्च कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि जनता की लायबिलिटी है, लौटाना पड़ेगा। तो मम्मी ने 50 रुपए सब्जी के दिए, सब्जी देनी पड़ेगी, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। जैसे मम्मी ने कहा जाओ किराने की दुकान से सामान लेके आओ, किराने की दुकान बंद है, तो खर्च कर दोगे कि लौटा दोगे? लौटाओगे, क्योंकि लायबिलिटी है। मामा ने पैसे दिए, मामा को लौटाओगे? नहीं लौटाओगे। ऐसी जब सरकार तुमसे हेलमेट या ट्रिपलिंग का पैसा लेती है तो वो तुम्हें नहीं लौटाएगी, कोई लायबिलिटी थोड़ी है। पर जब तुम बैंक में पैसा जमा करोगे, जब तुम एफडी करोगे, जब तब सरकार तुम्हें पैसा लौटाएगी, तो वो लायबिलिटी बनती है कि भैया जिसका पैसा लौटाओ। तो लायबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं? तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें एक बाइक दे गया कि भैया मैं गांव जा रहा हूं, 16 तारीख को पेपर हो गया, 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, ये बाइक तुम देखना। तो 1 हफ्ते बाद उसे बाइक लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? लौटाओगे, क्योंकि लायबिलिटी है। पर तुम्हारे पापा ने तुम्हें बाइक दिला दी, अब कोई लायबिलिटी थोड़ी, तुम्हारी तोड़ो फोड़ो कुछ करो, घर वाले भी कहेंगे भैया अब नहीं दिला रहे, इसको जो करना होगा। तो मेरे ख्याल से लायबिलिटी का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? देयता का मतलब समझा रहे हो? जब तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाए कि भैया जिसका पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी है। और जब ऐसी कोई जिम्मेदारी ना हो तो अपन कहेंगे लायबिलिटी नहीं है। ये बात समझ में आ रही? तो आपका जो चालान हुआ, क्या उससे सरकार पर लायबिलिटी हो रही है? नहीं हो रही। तो चालान का पैसा कैसा होगा? रेवेन्यू। पर जितना पब्लिक ने बैंकों में पैसा जमा किया है वो लौटाना पड़ेगा, तो वो किस तरह का पैसा होगा? कैपिटल। मेरे ख्याल से देयता या लायबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में लायबिलिटी का मतलब अब और समझो, ठीक? सबके रिप्लाई देते जाने ना, चलो ध्यान से, ठीक? अभी लेक्चर लेने दो, लेक्चर के बाद आपके सबके कमेंट लेंगे ना, अभी रिदम फ्लो बिगड़ेगा। दूसरा सवाल, तो पहला तो हमने समझ लिया लायबिलिटी का मतलब क्या है, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब दूसरा समझते हैं असेट का या परिसंपत्ति का। अब इसको ध्यान से समझना, क्लियर? जैसे क्या होता है जब भी आप किसी बैंक या किसी सरकारी कंपनी में सरकार का शेयर देखेंगे, है ना, कोई भी कंपनी उठा के देख लो, जैसे आपको लगता है, चलो मान लेते हैं एसबीआई देख लो, इतनी चर्चा हो रही है, तो एसबीआई देख लो, तो लो एसबीआई में भारत सरकार का कितना % पैसा भी आज की डेट में 57.59। तो एसबीआई में इतना % सरकार का, बाकी लोगों ने खरीद रखा, स्टॉक मार्केट में मिल रहा, आप जाके खरीद लो आज ही। तो एसबीआई के आप भी शेयर होल्डर बन सकते हो, सरकार सबसे बड़ी शेयर होल्डर है, और जब 50% से ऊपर है तो उस कंपनी को सरकारी बोलते हैं कि उसमें ज्यादा पैसा किसका है? सरकार का। क्या सरकार इसमें से अपने शेयर बेच सकती है? कभी भी। सरकार को कल के दिन पैसा जमा कम पड़ रहा है तो वो क्या करेगी? बोल देगी 3% शेयर हम एसबीआई के बेच रहे हैं, तो 57 से कहां जाएगी? 54 में। क्या सरकार को शेयर बेचने पर पैसा आएगा? क्योंकि सरकार जब शेयर बेचेगी तो लोग खरीद लेंगे और उससे सरकार को पैसा, तो क्या सरकार को प्राप्तियां या रिसिट आई? पर कैसे? संपत्ति बेचकर। और जब भी संपत्ति बेची जाए तो वो क्या कहलाएगी? पूंजीगत। तो अगर सरकार ने एसबीआई के शेयर बेचे और पैसे कमा लिए तो आप कहोगे देखो सर इससे संपत्ति घट रही है, इसलिए किस तरह की होगा? क्योंकि अपन ने रेवेन्यू की डेफिनेशन में ही क्या लिखा है कि ना सरकार की संपत्ति में किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। अगर कमी आ गई तो क्या कहलाएगी? कैपिटल। तो रेवेन्यू कैपिटल समझ लो, क्योंकि बच्चों को यही जाता है दिक्कत। मुझे समझ में नहीं आया क्यों जाता है, पर ये तो बहुत आसान है। सरकार, जैसे कल के दिन मान लो सरकार की एक जमीन है और उसने प्राइवेट को दे दी कि भैया आज से तुम इसको खरीद लो, तो क्या सरकार की संपत्ति कम हुई? जैसे सरकार की कोई बिल्डिंग है, उसने पुरानी दे दी, संपत्ति चली गई। तो जब आप संपत्ति बेच के कमाओगे तो वो कहलाती है कैपिटल रिसिट, और जब बिना संपत्ति बेचकर कमाओगे तो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू रिसिट, राजस्व प्राप्ति। तो बस 2 वर्ड याद रखना, एक देयता और एक संपत्ति। अगर लायबिलिटी या देयता बन रही है तो कैपिटल, नहीं बन रही है तो रेवेन्यू। अगर असेट या संपत्ति कम करते हुए पैसा कमा रहे हो
जैसे होने के हम तो हर महीने लाखों कमाते, कैसे? हमारे पुरखों की जमीनें बेचते हैं। तो जब तुम पुरखों की जमीन बेच बेच के कमा रहे हो तो किस तरह की कमाई कर रहे हो? कैपिटल, पूंजीगत प्राप्ति। और जब तुम इस तरह की कमाई कर रहे हो कि प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही, तो किस तरह की कमाई होगी? रेवेन्यू। ये बात समझ में आ गया? क्लियर? जैसे सरकार ने तुम पर जुर्माना लगाया, 3 लोग बैठे थे, तुमने 500 रुपए दिए, क्या सरकार ने बदले में तुम्हें कोई प्लॉट व्लॉट दिया कि भाई साहब तुमने 500 की रसीद ली, बगल में प्लॉट रखा, ले लो? ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो बिना संपत्ति बेचे ही तो कमाया है वो, तो वो किस में चला जाएगा? रेवेन्यू में। तो क्या रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर किया जा सकता है? बस 2 शब्द याद कर लो, 2। चाहे तो रेवेन्यू इनकम आराम से पता चल जाएगा, रेवेन्यू खर्चे पता चल जाएगा। बस 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, एक लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए और एक संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2 नहीं है तो रेवेन्यू, और इन दोनों में से कोई भी है तो कैपिटल। बस ये 2 पॉइंट समझ लो, आगे का पूरा लेक्चर आसान है। और ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत है कुछ। क्या? हाँ, जैसे सरकार ने हमसे, जैसे आप जो भी फीस दोगे 18% सरकार ले लेगी, क्या सरकार वो पैसा हमें कभी लौटाएगी? नहीं लौटाएगी। काहे की लायबिलिटी? टैक्स ले लिया तो ले लिया, कोई लायबिलिटी थोड़ी है, कोई देता थोड़ी है। तो सरकार ने हमसे टैक्स भी लिया और बदले में हमें वो कभी लौटाएगी भी नहीं, तो वो किस तरह की इनकम हो जाएगी? रेवेन्यू। अरे तो जरूरी थोड़ी है टैक्स ले, नहीं बनवाया इस साल रोड, ऐसे थोड़ी कोई दावा कर सकता कि आपने टैक्स लिया, इस बार का कौन सा हाईवे बनवाया, इस बार कितने स्कूल बने, वो कुछ है ही नहीं, है ना, लायबिलिटी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ गई? 2 चीज बस समझना है, आपको पूरी फिस्कल पॉलिसी समझ में आएगी। बस बच्चा 2 चीजें नहीं समझ पाता। मैंने ये टॉपिक ऐसा था जो पहली बार में खुद क्लास में रामेश्वर सर से पढ़ा था, समझ लिया था कि क्या मतलब होता है लायबिलिटी और क्या होता है असेट। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे रानी कमलापति स्टेशन है, कल के दिन ये बेच दे, सरकार पे पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन किस तरह की कमाई होगी? पूंजीगत, कैपिटल, क्योंकि संपत्ति बेच के कमाई जा रही ना। तो लायबिलिटी और असेट पर अगर फर्क पड़ रहा है तो कैपिटल, और फर्क नहीं पड़ रहा है तो रेवेन्यू। तो सरकार की फिस्कल पॉलिसी में हमें 2 चीज पढ़ना कि सरकार की कमाई या रिसिट कहां कहां से आ रही है वो, और सरकार कहां कहां खर्च कर रही है वो। रिसिट 2 तरह की होगी, प्राप्तियां 2 तरह की होंगी। कौन कौन सी? या तो होगी रेवेन्यू रिसिट और या होगी कैपिटल रिसिट। अब हमें रेवेन्यू को पढ़ना है। रेवेन्यू का मतलब समझ गए? ना तो किसी तरह की देयता लायबिलिटी बनेगी और ना तो किसी तरह की असेट। ठीक है, लेक्चर के लास्ट में सबके क्वेश्चन अपन ले लेंगे रुक के, है ना। अब हमें एक एक करके समझना है इसके टाइप। रेवेन्यू रिसिट 2 तरह के हो सकते हैं, या तो सरकार टैक्स से कमा रही होगी या नॉन टैक्स से कमा रही होगी। ध्यान रखना, रेवेन्यू में चाहे टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो, सरकार पर ना तो देयता आएगी और ना तो सरकार को संपत्ति बेचनी पड़ेगी, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब है ना तो लायबिलिटी होगी और ना ही असेट बेचनी पड़ेगी, चाहे वो टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स हो। राजस्व का मतलब ही समझ में आ गया। रेवेन्यू का मतलब होता है कि भैया ना तो लायबिलिटी, ना तो किसी तरह की लायबिलिटी बनेगी और ना ही किसी तरह की संपत्ति बेचनी पड़ेगी, चाहे वो टैक्स हो चाहे नॉन टैक्स। अब टैक्स भी 2 तरह के होंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो राजस्व कमाई 2 तरह से हो सकती है, एक टैक्स से कमा सकती है और एक नॉन टैक्स से कमा सकती है। ठीक है, चलो अभी पूरा डिटेल से पढ़ें, पूरी असेट एक्सपेंडिचर में तो जस्ट 2 वर्ड समझाएं, अभी तो पूरा एक एक चीज समझेंगे। तो हमने ये बोला कि भैया जो फिस्कल पॉलिसी है राजकोषीय नीति है, इसकी डेफिनेशन लिख पाओगे कि नहीं? इसकी परिभाषा लिख पाओगे? अपन ने शुरुआत में ही लिख दी कि अगर कहीं 2 मार्कर में आ जाए तो सबसे पहले पॉलिसी तो हम लिख ही दें। इस पॉलिसी में हमें 2 चीजें समझना है कि सरकार की कमाई रिसिट्स कहां से आ रही है और सरकार खर्च कहां कहां कर रही है। हमें 2 चीजें समझना, यही तो समझना, सरकार की इनकम और सरकार के खर्च। इनकम भी 2 तरह के होंगे, एक को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिट और एक को क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिट। खर्चे भी आगे 2 ही प्रकार के ही पढ़ने हैं, एक राजस्व खर्चे और एक पूंजीगत खर्चे। कॉन्सेप्ट वही लगेगा बार बार कि लायबिलिटी और असेट
पर फर्क नहीं पड़ता तो रेवेन्यू, और फर्क पड़ता है तो कैपिटल। अब जो रेवेन्यू कमाई है ये भी कितने तरह की देखनी है? दो तरह की, एक तो टैक्स वाला रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स वाला रेवेन्यू। रेवेन्यू भी तो दो तरह से आ सकता है, टैक्स से भी और अदर देन टैक्स से भी। टैक्स भी कितने तरह के पढ़ने हैं? दो तरह के। टैक्सेस डायरेक्ट भी होते हैं और टैक्सेस इनडायरेक्ट। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये फिस्कल पॉलिसी कल कंप्लीट होगा। कल के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हो यूपीएससी पीएससी में उनको मेंस में लगाना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलो अब अपन समझते हैं टैक्स। इससे पहले दो तीन चीज और समझते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पहले तीन शब्द और समझना। टैक्स को, एक को टैक्स सिस्टम को और समझ लो। अपन टैक्स के टाइप से पहले टैक्स के सिस्टम को समझ लो ध्यान से। ये इस साल का नहीं है, पिछले साल का टैक्स सिस्टम 2024 वाला। अभी तो 25-26 आ गया। इसमें देखो, अगर 3 लाख तक की इनकम है तो टैक्स कितना लगेगा? अगर 3 से 7 लाख की इनकम है तो टैक्स कितना लगेगा? 5%। 7 से 10 लाख है तो कितना? 10%। क्या आपको लग नहीं रहा जैसे जैसे लोग अमीर होते जाएंगे उन पर टैक्स रेट बढ़ती जाएगी? तो टैक्स के टाइप नहीं पढ़ रहे अपन, टैक्स सिस्टम के टाइप पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें लोगों की इनकम बढ़ने के साथ साथ उन पर टैक्स की रेट भी बढ़ जाए। अमीर ज्यादा होंगे तो टैक्स भी ज्यादा ही लगेगा। परसेंटेज देखो ज्यादा बढ़ता जा रहा। अगर 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो कितना लगेगा? 30% लगेगा। तो ऐसा टैक्स सिस्टम जिससे इनकम का लेवल बढ़ने के साथ साथ टैक्स की रेट भी बढ़ती चली जाए। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाए और वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स रेट भी बढ़ती जाएगी। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अभी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन शब्द का यूज करूंगा। तो प्रगतिशील कराधान या प्रगतिशील कर प्रणाली का मतलब क्या है? इनकम लेवल, आय का स्तर बढ़ने से टैक्स रेट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख कमा रहे हो तो 5% लगेगा मतलब 5,000 रुपए टैक्स, और 1 करोड़ कमा रहे हो तो भी 5% लगेगा मतलब 5 लाख टैक्स। बच्चा ये भी तो कह सकता 5 लाख वाला 5,000 दे दे, 5 करोड़ वाला 5 लाख दे दे। नहीं नहीं, अमीर हो गए तो रेट भी बढ़ जाएगी। और ज्यादातर देशों में जैसे कि भारत में यही सिस्टम लाया जाता है जिससे सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस मिल सके। अमीरों से ज्यादा टैक्स लो, गरीबों से कम टैक्स लो, यही तो होना चाहिए। नियम क्या होना चाहिए? अमीरों से ज्यादा टैक्स लो और गरीबों से कम लो। 3 लाख वालों से लो ही मत, 3 से 7 वालों से 5% लो, जो बहुत कमाए उनसे 30-30% ले। तो ज्यादातर देशों में इसी सिस्टम को यूज किया जाता है जिससे सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय मिल सके। सामाजिक न्याय का मतलब अमीरों से ज्यादा टैक्स, गरीबों से कम टैक्स, इसी को तो सामाजिक न्याय बोलोगे। इस टैक्स सिस्टम को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। भारत, अमेरिका, अच्छे देशों में यही चलता है। एक दूसरा सिस्टम है प्रोपोर्शनल टैक्स, आनुपातिक कर प्रणाली। अगला है आनुपातिक, प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है यहां समझो। अगर मैं सब में ये सब काट के सब पे 10%, 10%, 10%, 10% और 10% कर दूं, हम ये ना देखें कि भाई इनकम लेवल क्या है, सब पर एक जैसा टैक्स रेट लगे, एक जैसा प्रोपोर्शन लगे, तो उसे क्या बोला जाएगा? आनुपातिक। प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? ये कैसा था? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। इनकम बढ़ेगी, टैक्स रेट भी बढ़ेगा। पर अगर इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट ना बढ़े, उतना ही टैक्स रेट रहे, तो वो क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे? आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक कर प्रणाली समझ में आ गई? ऐसी कर प्रणाली जिसमें इनकम लेवल बढ़ने पर भी टैक्स की रेट उतनी ही रहे। ठीक है, ये इस ब्रेड का एग्जांपल इस पे नहीं देंगे। ये समझ में आ गया प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ब्रेड का एग्जांपल अपन अगले वाले में देंगे। अगला लिखो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम या प्रतिगामी। अगला है रिग्रेसिव, रिग्रेसिव में लेंगे पद।
प्रोपोर्शनल में कर सकते हैं पर वहां सूट नहीं करेगा। अगला और तीसरा और आखिरी है प्रतिगामी। इसका मतलब समझो, इसमें होता क्या है, इसको ध्यान से समझना। जैसे ब्रेड का पैकेट, इसको अगर उठा के मैं इस स्लाइड में ले आऊं, जैसे मान लो एक ब्रेड का पैकेट खरीदा, ब्रेड का पैकेट खरीदा। अभी कोई ऐसा सामान है किसी के पास जिसमें एमआरपी जीएसटी वगैरह कुछ लिखा हो? किसी के पास कोई पैकेट है? बोतल वोटल किसी में कुछ है? कोई बिल विल है? नहीं है। चलो मान लो एक ब्रेड का पैकेट है, ये ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का है और इस पर 2 रुपए मान लो जीएसटी लग गई है। तो जब एक झुग्गी झोपड़ी का गरीब आदमी जाएगा तो उसको कितने रुपए जीएसटी भरना पड़ेगा? 2 रुपए। और जब अंबानी यही ब्रेड का पैकेट खरीदेगा तो उसको कितना जीएसटी भरना पड़ेगा? 2 रुपए। तो एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिस पर टैक्स तो बराबर चुका रहे हैं पर उसका इंपैक्ट अलग अलग पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए 2 रुपए की वैल्यू अलग है और अंबानी के लिए, है ना, अलग है। समझो, जैसे मान लो एयर कंडीशन लेने गए, गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी एयर कंडीशन लेने गया और एयर कंडीशन लग्जरी आइटम में आता है, इसलिए उस पर कितना लगेगा? हाईएस्ट कितना है? 28 है ना। चलो, तो जब कोई मिडिल क्लास व्यक्ति जाएगा कि भैया बच्चे का नीट का आईआईटी का एग्जाम, इसे गर्मी नहीं लगना चाहिए, इसके लिए एयर कंडीशन ले लेते, कि कोचिंग में तो दिन भर एसी में रहता है, घर पे बीमार हो जाएगा, तो इसको अपन एसी दिलाएंगे। 3 इडियट देखा कि नहीं? ऐसा एयर कंडीशन। तो जब मिडिल क्लास आदमी जाएगा तो बच्चा अगर जैसे आपकी फीस है ना, तो जब मिडिल क्लास व्यक्ति एयर कंडीशन लेने जाएगा तो उसको कितना जीएसटी लगेगा? 28। अंबानी एयर कंडीशन लेने जाएगा तो उसको कितना जीएसटी लगेगा? 28। तो आप बोलोगे सर बराबर, तो क्या दिक्कत है? नहीं, मिडिल क्लास के लिए वो 28% जीएसटी उसके इनकम के हिसाब से बहुत ज्यादा है और अंबानी के लिए वो 28% बहुत कम है। तो इस तरह से टैक्स लिया जा रहा है कि गरीबों पर वो ज्यादा पड़ रहा है और अमीरों पर वो कम पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा रिग्रेसिव नहीं हो गया? अगर अमीरों पर ज्यादा गरीबों कम तो प्रोग्रेसिव बोलते, प्रगतिशील, पर ये तो प्रतिगामी हो गया ना, उल्टा। गरीबों पर ज्यादा असर पड़ रहा है, अमीरों पर कम असर पड़ रहा। तो वो टैक्स सिस्टम जिसमें करों का भार गरीबों पर ज्यादा और अमीरों पर कम पड़े, ये समझ में आ गया? टैक्स ऐसा नहीं है कि गरीबों से ज्यादा लिया जा रहा है, पर इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन, कर का प्रभाव ज्यादा किस पे पड़ रहा है? कर ज्यादा नहीं ले रहे पर कर का प्रभाव गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। ये बात समझ में आ गई? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? रिग्रेसिव। जैसे जीएसटी, जीएसटी रिग्रेसिव में आ जाएगा। अपन कटऑफ बटऑफ सबकी बात क्लास के बाद करेंगे, है ना। अभी आप समझो फिस्कल पॉलिसी में तो 3 तरह के टैक्स सिस्टम हो सकते हैं। पहला टैक्स सिस्टम कौन सा पढ़ा हमने? प्रगतिशील। क्या है इसका मतलब? इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ उन पर टैक्स रेट भी, तो जितनी अमीरी बढ़ती जाएगी उन पर उतना ही टैक्स लिया जाएगा। ये सबसे अच्छा टैक्स सिस्टम है क्योंकि इसी से सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलेगा। ये समझ में आ गया? सोशल जस्टिस का मतलब समझ में आ रहा? गरीबों से कम पैसा लेना और अमीरों से ज्यादा पैसा लेना। समझ में आ गया? ब्रेड भी अलग अलग मिलनी चाहिए, है ना। सरकार को अपनी दुकानें खोलनी चाहिए, गरीबों के लिए ब्रेड सस्ते में मिला करेगा और प्राइवेट दुकानों में अमीरों के लिए ब्रेड। आधार कार्ड दिखाओ, इनकम लेवल है, सारे इनकम सर्टिफिकेट को किससे जोड़ दो? आधार से। इसके बाद बायोमेट्रिक दिखाओ, अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख तक का तो ब्रेड 12 का, 10 लाख तक का है तो ब्रेड 15 का। बायोमेट्रिक से कर दो, सारे इनकम सर्टिफिकेट जोड़ दो, बस आप वो दुकान लेने आना, सबसे पहले बायोमेट्रिक थंब लगा, उस हिसाब से मिलेगा ब्रेड। समझ में आ गया? चलो, प्रोपोर्शनल समझ में आ गया? सबके लिए एक जैसा ही स्लैब रहेगा। और लास्ट है रिग्रेसिव। समझ में आ गया? पैसा बराबर लिया जाएगा पर उसका असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ेगा। चलो अब अपन समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर। ये 3 टैक्स सिस्टम समझ में आ गए, अब इनका यूज करूंगा। अब हमें समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर 2 चीजें पढ़ी थी कि नहीं? सरकार को कितने तरह की कमाई होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी कमाई है? रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू कमाई कितने तरह की होती है? 2, टैक्स और नॉन टैक्स। फिर टैक्स कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अपन बाद में पूरा एक चार्ट बनाएंगे, पहले एक एक चीज को समझ लें। पहले अपन एक एक चीज को समझ लेंगे, फिर मैं पूरा फ्लो चार्ट बना दूंगा, है ना।
अब टैक्स और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर समझ लो क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इंपैक्ट, कराघात। टैक्स लगता किस पे? इंपैक्ट का मतलब है टैक्स लगता किस पे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में पहला डिफरेंस है इंपैक्ट का, ठीक है। इंपैक्ट मतलब टैक्स लगना किस पर? कराघात। तो भैया जब किसी इंडिविजुअल या फर्म पर, जैसे अंबानी, अदानी या उनकी कंपनी पर, तो जब किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी पर टैक्स लगता है तो वो हमेशा डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति या किसी कंपनी पर टैक्स लगेगा तो उस टैक्स को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स समझ गए, व्यक्ति या कंपनी पर लगने वाले सारे टैक्स। तो इंपैक्ट, तो जिस टैक्स का इंपैक्ट इंडिविजुअल या फर्म्स पर होगा वो होंगे डायरेक्ट। और पर जो गुड्स और सर्विसेज पर हो, जैसे आप ब्रेड लेने गए और टैक्स लग गया, तो टैक्स आप पर लग रहा है कि ब्रेड पर लग रहा है? ब्रेड पर लग रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर? तो जब टैक्स किसी व्यक्ति या कंपनी में लगकर गुड्स और सर्विसेज पर लगे, वस्तु और सेवाओं पर लगे, तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? समझ में आ गया? जैसे आपने फीस दी, 18% जीएसटी चला गया, तो वो आप पर नहीं लगा, वो सर्विस पर लगा है जो आपको आप कोचिंग जाओगे तो कोचिंग कोई तो सर्विस, सिलेबस पढ़ाएगी, टेस्ट सीरीज लेगी, नोट्स देगी, सर्विस प्रोवाइड कराएगी, तो सर्विस पर लग रहा ना कि आप पर लग रहा है। तो वो टैक्स ना तो कोचिंग पर लगा था, वो ना टैक्स स्टूडेंट पर लगा था, वो टैक्स लगा था कोचिंग द्वारा स्टूडेंट को दी गई सर्विस पर। समझ में आ गया? तो जब सर्विस पर या वस्तु पर लगे तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट, जब व्यक्ति या कंपनी पर लगे तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट। तो क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहचान सकते हो कि नहीं? तो पहला है इंपैक्ट। अगला डिफरेंस है ट्रांसफर, स्थानांतरण, शिफ्ट ऑफ बर्डन। अगला है शिफ्ट ऑफ बर्डन। 6.0 ऑनलाइन वाले ऑफलाइन बैठ सकते हैं क्या? कदापि नहीं, है ना। ऑनलाइन वाले कदापि ऑफलाइन नहीं बैठ सकते, है ना। चलो अब सुनो, यह समझो। अब है शिफ्ट ऑफ बर्डन। इसका मतलब क्या है? क्या होता है जब भी किसी पर टैक्स लगता है, तो जब लगता है उसको क्या बोलते हैं? इंपैक्ट। जैसे अदानी पर टैक्स लगा तो अपन कहेंगे अदानी पर टैक्स का इंपैक्ट, ठीक है। अंबानी पर टैक्स का इंपैक्ट, टाटा कंपनी पर इंपैक्ट। अब क्या इस इंपैक्ट को, इस कर के भार को ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं? अगर डायरेक्ट टैक्स है तो नहीं किया जा सकता। अगर डायरेक्ट टैक्स है तो आप अपने टैक्स का बर्डन दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, अभी समझाएंगे। पर इनडायरेक्ट टैक्स हो तो बर्डन किया जा सकता है। एक होता है टैक्स लगना और एक होता है टैक्स का ट्रांसफर करना, ठीक है। टैक्स लगना, व्यक्ति या कंपनी पर टैक्स लगा तो डायरेक्ट, वस्तु और सेवा पर लगा तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अगर लगा डायरेक्ट टैक्स तो वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट लगा तो ट्रांसफर हो सकता है। चलो समझते हैं। मान लो मेरे पिताजी की इनकम अलग होगी, मेरी इनकम अलग होगी, मेरे भाई की इनकम अलग होगी, तो हम तीनों आईटीआर जमा करते होंगे हर साल के एंड में। मैं बताता हूंगा मेरी इनकम इतनी है, मेरा भाई बताता होगा पिताजी। तो पिताजी की जितनी इनकम होगी वो टैक्स पिताजी पर लगेगा, मैं जितनी इनकम दिखाऊंगा उतनी मुझ पर लगेगी, और जितनी मेरा भाई बता रहा होगा उतनी लगेगी। पिताजी ये नहीं बोल सकते भाई साहब हमारा टैक्स हमारे बेटे से ले लो, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, जीवन में इनको पाला पोषण से नहीं। जो अपनी इनकम दिखाएगा टैक्स उसी से वसूला जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो डायरेक्ट टैक्स कभी भी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं हो सकते। पर इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। मान लो कोचिंग ने आपको एक सर्विस दी और बदले में उसके लिए एक फीस ली। जैसे हमने 7.0 लॉन्च किया और बोला भैया 50,000 प्लस जीएसटी है, तो फीस कितनी है? 50,000, और इसी सर्विस पर क्या लगेगा? एक जीएसटी। अब चूंकि कोचिंग के पास 50,000 आने चाहिए तो कोचिंग को वो जीएसटी देना चाहिए, पर कोचिंग कह रही नहीं, हम अपने भार को बच्चों पर ट्रांसफर करेंगे। तो बच्चे से बोलेंगे कि फीस है 50,000 प्लस जीएसटी। बच्चा कहेगा जीएसटी कौन भरेगा? बच्चे से बोला जाएगा और कौन, तुम भरोगे। वैसे वो पैसा किसको देना चाहिए? कोचिंग को। 50,000 कमाए किसने? कोचिंग ने। तो जीएसटी किसको पे करना चाहिए? कोचिंग को। पर कोचिंग ने वही बर्डन क्या कर दिया? स्टूडेंट पर ट्रांसफर कर दिया,
क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो बिल आता है कि नहीं, होटल वाले ने पैसे कमाए कि नहीं कमाए, तो जीएसटी किसको देना चाहिए, होटल वाले को, पर उसी बिल के नीचे जीएसटी लेके तुम्हें ही ट्रांसफर कर देता है कि नहीं। अपन बोले कि जीएसटी किसको देना, वो कहेगा तुम्हें, और किसको, तुमने ही खाया, जबकि सर्विस उसने दी, पैसा उसने कमाया, जीएसटी उसे ही पे करना चाहिए, पर नहीं, ये ट्रांसफर हो जाते हैं। तो कौन सा टैक्स ट्रांसफर हो जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला है इंपैक्ट, भार किस पर पड़ रहा है, व्यक्ति या कंपनियों पर अगर भार पड़ रहा है तो वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, वस्तु या सेवाओं पर पड़ रहा है तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकते, इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो जैसे दुकानदार है, इसको सामान दिया, अब ये टैक्स देना चाहिए इनको कि इन्होंने सामान बेचा, पैसे कमाया, पर ये पूरा जीएसटी कस्टमर को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर हो जाते। ठीक है, आप कोई भी पेन कुछ वगैरह उसमें लिखा रहता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, तो टैक्स भी कौन दे रहा है, हम ही दे रहे हैं। एमआरपी में लिखा रहता है ना, एमआरपी 20 रुपए, ब्रैकेट में इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, तो टैक्स भी हमने ही दिया, तो दुकानदार ने पूरा भार हम पर ट्रांसफर कर दिया। तो कौन से टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो सकता है, इनडायरेक्ट, और किसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला अंतर है किस पर लगता है, दूसरा ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता, दूसरा। तीसरा डिफरेंस नेचर, तो जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं। अभी हमने 3 तरह के पढ़े थे, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और रिग्रेसिव, इसलिए मैं वो 3 समझाए थे, प्रगतिशील, आनुपातिक और प्रतिगामी, 3 समझे थे कि नहीं। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट भी बढ़ेगी, तो डायरेक्ट टैक्स हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं। तो जब भी डायरेक्ट टैक्स लगेगा तो किस हिसाब से लगेगा, जिसकी इनकम कम होगी उस पर कम डायरेक्ट टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेगा। हम पर डायरेक्ट टैक्स कम लग रहा है, अंबानी अदानी पर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लगेगा, बस तो जितनी ज्यादा, इसलिए डायरेक्ट टैक्स हमेशा कैसे होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। जबकि ये कैसे होते हैं, या तो प्रोपोर्शनल होते हैं या प्रतिगामी होते हैं, या तो ये रिग्रेसिव होते हैं या प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल या फिर रिग्रेसिव होते हैं, या तो प्रतिगामी होंगे या अनुपातिक होंगे। ये तीसरा डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं। अब मुझे बताओ, भारत में क्या हर कोई इनकम टैक्स भर रहा है, नहीं भर रहा। क्या भारत में हर कोई इनकम टैक्स भर रहा, नहीं भर रहा, इसलिए डायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज है वो बहुत लिमिटेड है। कुछ ही लोग तो डायरेक्ट टैक्स भर रहे हैं, कुछ ही लोगों की तो कंपनियां हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर। तो चूंकि हर कोई डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करता, इसलिए इसका दायरा बहुत सीमित। इंडिया में 2% लोग ही डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, इंडिया में केवल 2% लोग, तो 98% तो डायरेक्ट टैक्स के कवरेज में आता ही नहीं है। तो भारत की टोटल आबादी में मात्र 2% लोग ही डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका कवरेज तो बहुत कम है। ठीक है, पर इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी भरते हैं। क्या हर कोई दूध, ब्रेड, सामान खरीदता रहता है, एसी, फ्रिज, पंखा, कूलर, टेबल, पेन, कॉपी, रजिस्टर सब खरीदते रहते हो कि नहीं। तो 100% कवरेज है इसका। तो इसका कवरेज क्या है, व्यापक है, क्योंकि भारत के सारे लोग तो नहीं, छोटा बच्चा तो नहीं भर रहा होगा, अदरवाइज 100% नहीं, पर मैक्सिमम लोग इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं। आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदो, बस उसका बिल होना चाहिए, है ना। ऐसे तो किराने वाले शक्कर वक्कर दे देते हैं, उसमें जीएसटी लेते नहीं, लगता क्या, नहीं लगता, पर वही मॉल में शक्कर लेने जाओगे तो जीएसटी के साथ आता है। ऐसा होता है कि नहीं। तो हम सब जीवन में कभी ना कभी इनडायरेक्ट टैक्स भरे हुए हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादातर लोग आ जाते हैं, इसलिए इसका दायरा कैसा होता है, वाइड है, व्यापक है। जबकि डायरेक्ट टैक्स सब नहीं भरते हैं, इसलिए वो किस में आ जाएगा, समझ में आ गया। तो टैक्स कितने तरह के होते हैं, 2। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया, तो ये अपन ने अंतर सारे समझ लिए, कोई दिक्कत है। अब एग्जाम्पल लिखो डायरेक्ट टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल लिखो। अरे हम ही बोल रहे हैं, हाँ हमने बच्चों पर जीएसटी का भार ट्रांसफर कर दिया,
बोल ही रहे। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आएगा, कॉरपोरेशन टैक्स आएगा, वेल्थ टैक्स आएगा, गिफ्ट टैक्स आएगा, और भी बहुत सारे, पर ये इंपॉर्टेंट टैक्स है। भारत में सबसे ज्यादा कमाई, ये सबसे बड़ा डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? हाँ, जो मैक्सिमम टैक्स आता है डायरेक्ट टैक्स, वो कॉरपोरेशन से आता है। सबसे ज्यादा कमाई भारत सरकार को कॉरपोरेशन टैक्स से, कंपनियों पर लगने वाले टैक्स से आता है। दूसरे पर इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, कंपनियां जैसे रिलायंस कितने हजार करोड़ रुपए इनकम कमाती है, बहुत टैक्स मिलता होगा। ठीक, अंबानी जी अपनी इनकम कम दिखाते होंगे कि मेरी मंथली सैलरी 2 ही करोड़ है, तो उतना ही टैक्स लगेगा। तो ये सब इनडायरेक्ट, वो डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। ये टैक्स जिस पे लगेंगे उसका, जैसे जो इनकम होगी, जो कमाएगा वही भरेगा, जिसकी कंपनी होगी या जिस कंपनी पे लगेगा वो कंपनी ही भरेगी। रिलायंस पे होगा तो रिलायंस ही भरेगी, टाटा नहीं देगी उसका टैक्स। इधर संपत्ति कर, क्या संपत्ति पर कर लगता है? अरे लगता है, नगर निगम नगर पालिका सब लेते हैं, सब डायरेक्ट टैक्स। जिसका घर होगा वही तो भरेगा। और एक है गिफ्ट टैक्स, जिसको गिफ्ट मिलता है उसको देना पड़ता है। तो ऐसा आपने सुना होगा कि फला फला को एक विदेश से ये सोने की घड़ी, ये कार आ गई है, तो जिसको कार मिलेगी उसको ही टैक्स देनी पड़ेगी। जैसे माइकल शूमाकर ने सचिन तेंदुलकर जी को फरारी कार दी थी, एक मूवी भी आई थी फरारी की सवारी, शायद आप लोगों ने देखी हो। उसमें वो एक्टर वो रहता 3 इडियट का, वो जो छत से कूद जाता, क्या नाम उसका? राजू, या उसका नाम वैसे क्या जनरल? सरमन जोशी। सरमन जोशी की मूवी है फरारी की सवारी। वो सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट की गई थी माइकल शूमाकर ने, जो नंबर 1 प्लेयर थे अपने टाइम के। वो कार 90 लाख की थी, पर उस पर टैक्स 1 करोड़ से ऊपर का था, तो वो कार 2 करोड़ की समथिंग पड़ी थी। तो चूंकि वो गिफ्ट सचिन तेंदुलकर को था, इसलिए टैक्स, गिफ्ट टैक्स भी किसको देना पड़ेगा? सचिन तेंदुलकर को। ये बात समझ में आ गई? ऐसी इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही लिख लो, जीएसटी। भारत में सारे इनडायरेक्ट टैक्स को किसमें कवर कर लिया? जीएसटी। बस कुछ चीजों पर जीएसटी नहीं लगता, उन पर वेट लगता है, जैसे पेट्रोलियम और शराब। पेट्रोलियम और शराब पर जीएसटी नहीं लगता, उस पर क्या लगता है? वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धन कर। वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्यवर्धन कर। तो ज्यादातर चीजों पर जीएसटी लगता है, और जिस पर जीएसटी नहीं लगता उस पर वेट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हमने फिर से देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी में क्या देखा जाता? सरकार की कमाई और सरकार के खर्च। सरकार की कमाई कितने तरह की होती है? 2, राजस्व और पूंजीगत। खर्चे भी 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। कैसे पहचानोगे कि ये कमाई रेवेन्यू है कि नहीं, ये खर्चा रेवेन्यू है कि? चाहे कमाई हो चाहे खर्चा, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। 2 चीजें देखना, क्या देखना है? एक लायबिलिटी, देयता, और दूसरा असेट, देयता और संपत्ति। अगर लायबिलिटी और देयता, संपत्ति पर उदाहरण देखेंगे सबके कि क्या यहां लायबिलिटी बन रही है, क्या यहां असेट बन रही है, पर कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर लायबिलिटी और असेट है तो कैपिटल, लायबिलिटी या असेट नहीं है तो रेवेन्यू। अब जो रेवेन्यू इनकम है वो कितने तरह की होती है? 2, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या क्या आ गया? इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, संपत्ति, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट में क्या आ गया? जीएसटी, और शराब पेट्रोलियम पे लगता है वेट, क्योंकि वो जीएसटी पे आता है। तो रेवेन्यू इनकम समझ में आ जाए, टैक्स इनकम समझ में आ जाएगी। तो सरकार को जो भी इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, वेल्थ टैक्स, और भी जितने भी बहुत सारे हैं पर इंपॉर्टेंट ये टैक्स है, जीएसटी, वेट, जो भी आ रहा होगा उस सबको बोला जाता है टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है, ठीक है। अब कोई भी टैक्स उठा के देख लो, ना तो सरकार पर कोई लायबिलिटी बन रही है, ना सरकार को अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही। कोई भी टैक्स देख लो, इनकम टैक्स, कंपनी टैक्स, कोई भी टैक्स, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब ही होता है जिसपे ना तो लायबिलिटी बने ना असेट बने। अब हमें देखना है सरकार की ऐसी कमाई जो रेवेन्यू तो है, ना तो संपत्ति बेचनी पड़ रही ना लायबिलिटी, पर वो टैक्स नहीं है। टैक्स तो पूरे पढ़ लिए, अब हमें समझना है नॉन टैक्स। अब हमें समझना है नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या क्या है। चलो अब हमें समझना नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स भी नहीं लेना और फिर भी पैसा आ जाना बिना टैक्स के। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला आएगा कॉमर्शियल रेवेन्यू। कॉमर्शियल रेवेन्यू, कॉमर्शियल रेवेन्यू जैसे कि
प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार आपके घर में बिजली देती है तो क्या उसके बदले बिजली का बिल आता है? सरकार आपके घर में पानी देती है तो क्या पानी का बिल आता है? तो सरकार आपको जितनी भी सेवाएं पैदा कर रही है, दे रही है, क्या उसके बदले कुछ पैसे दे रही है? जैसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता, क्या इसका मंथली कुछ पैसा लगता होगा कुछ ना कुछ। तो सरकार आपको जितनी भी सर्विसेज दे रही, चाहे वो बिजली दे दे, चाहे आपको पानी दे दे, चाहे आपके घर से कचरा उठा ले, सबके बदले क्या कुछ पेमेंट करना पड़ता है? क्या ये टैक्स बोलेंगे? नहीं, इनको टैक्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं उन सेवाओं के लिए किया गया भुगतान, पेमेंट फॉर दैट सर्विसेज। तो सरकार के पास पैसा तो आया पर टैक्स भी नहीं है, तो ये किस में आ जाएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब इसके अलावा क्या आएगा कमर्शियल में? रेलवे टिकट। क्या सरकार रेलवे टिकट, बस टिकट के द्वारा पैसा कमा रही होगी? बिल्कुल कमा रही। क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रही है, उससे पैसा आ रहा है, क्या इनको टैक्स बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप रेल में बैठे हो, इसके लिए पैसा ले रहे। रेलवे टिकट, पोस्टल स्टैम्प, क्या आप जब मनी ऑर्डर वगैरह करते हो, कुरियर करते हो, तो क्या बदले में टिकट वगैरह लगती है? आप कहते हैं भैया कुरियर करना है तो 30 रुपए 40 रुपए की टिकट लगती, क्या सरकार को उससे भी पैसा आता होगा? इसका टोल चुंगी, जब आप गाड़ियां जाते हो तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के टोल टैक्स वगैरह देखे, एमपी के, क्या उनको टैक्स बोलेंगे? नहीं। तो ये सब क्या है? कमर्शियल रेवेन्यू सरकार का, टिकट से, सेवाओं से, टोल से, ये सब सरकार का कैसा पैसा है? कमर्शियल। कुछ सर्विसेज आपको दे रही है, उसके बदले वो पैसे ले रही है, ये सब कैसे भुगतान हो गए? कमर्शियल। ये टैक्स नहीं है, सब नॉन टैक्स है। पर क्या सरकार को इन कमाई के लिए कोई संपत्ति बेचनी पड़ी? नहीं। क्या सरकार पर कोई लायबिलिटी आई? क्या सरकार ये पैसा वापस इनको लौटाएगी? कभी नहीं लौटाएगी। तो कोई लायबिलिटी भी नहीं है, कोई संपत्ति भी नहीं है, तो किस में आना चाहिए? नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में पहला एग्जांपल होगा कमर्शियल सर्विसेज, है ना, कमर्शियल रेवेन्यू। दूसरा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। ये तो हो गया कमर्शियल। ऐसी कुछ होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, प्रशासन के द्वारा कमाया गया पैसा, जैसे कि फीस, एडमिनिस्ट्रेशन, काय की फीस? पासपोर्ट की फीस। क्या आप पासपोर्ट बनवाते हो तो पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ता है और उस पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है। ड्राइविंग लाइसेंस फीस, क्या आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो कुछ फीस लगती है कि नहीं? कोई सर्विसेज नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासन आपको कुछ चीजें दे रही है। क्या कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट फीस देनी पड़ती है, कुछ चार्ज लगता है कोर्ट का? क्या सरकारी अस्पताल में ओपीडी का पर्चा, तो 5-10 रुपए का ओपीडी का पर्चा लगता है, फीस कुछ देनी पड़ती है। तो क्या सरकार कुछ कमाई फीस के रूप में लेती है? जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोर्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इन सब की फीस की फॉर्म में। ये टैक्स ले रही है कि फीस ले रही है? तो ये नॉन टैक्स होगा, है ना, टैक्स तो ही नहीं, फीस है। तो किस में आ जाएगा? गैर कर राजस्व में, नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या इन सब के लिए सरकार को कोई संपत्ति बेचनी पड़ेगी? क्या सरकार को यह पैसा वापस लौटाना पड़ता है? कभी नहीं। जैसे कल के दिन तुम मना कर दो कि मुझे नहीं आज से गाड़ी चलाने, पकड़ो ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा पैसा वापस करो, कभी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी थोड़ी है। चलो, इसके बाद फीस के बाद है फाइन और पेनल्टी। 3 लोग बाइक में पकड़े गए, बिना हेलमेट पकड़े गए, बिना सीट बेल्ट पकड़े गए, रेलवे स्टेशन में तुम बिना रेलवे प्लेटफॉर्म के पकड़े गए, तो क्या आप पर फाइन और पेनल्टी लगती है? थूकने पर 500 का जुर्माना, तुम राष्ट्रीय पिचकारी मारते हुए पाए गए, 500 रुपए लग गए, तो फाइन पेनल्टी। क्या इससे सरकार की कमाई होती होगी? बिल्कुल होती होगी। फाइन और पेनल्टी बिल्कुल लगती है ना। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे आम बिल्डिंग, जैसे आपका घर रोड पर है तो कई लोग आएंगे, भैया हमारा बोर्ड लगा दो, महीने के इतना ले लो। नहीं लगा सकते, तुम्हारी बिल्डिंग कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग काय के लिए होती है? एडवर्टीजमेंट के लिए कि घर रहने के लिए? आवासीय भवन आवास के लिए होता है और व्यवसायिक भवन व्यवसाय के लिए होता है। तुम्हारा घर है और तुमने किसी की होर्डिंग लगा दी, फाइन लग जाएगा। तो क्या इससे सरकार की कमाई हो रही होगी? हो रही होगी। ये बात समझ में आ रही? तो सरकार तरह तरह के फाइन और पेनल्टी लेकर पैसा, तो क्या सरकार फीस से पैसा कमाती है? क्या सरकार सेवाओं के लिए पैसा कमाती है? क्या सरकार फाइन और पेनल्टी से? अगला है लाइसेंस फीस। ठीक है, लाइसेंस, जैसे व्यापारिक लाइसेंस, मुझे फैक्ट्री खोलने लाइसेंस लेना पड़ेगा, शराब का लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस, फार्मा वगैरह, वो लाइसेंस।
इसके बाद है एस चीट, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, राजगमन, जो भी प्रोनाउंस करते हो, स्पेलिंग यही है। क्या ऐसा कोई होता है जो मर गया और उसकी कोई भी वारिस नहीं है, उसकी संपत्ति को कौन अपने पास रख लेगा? गवर्नमेंट। तो क्या सरकार को वो भी पैसा आ गया? आ गया, और कोई लायबिलिटी ही नहीं, क्योंकि सरकार ने न्यूज़पेपर में छपवा दिया कि फला फला व्यक्ति मर गया है, उसकी इतनी संपत्ति छूट गई है। अगर कोई इस पर दावा करता है तो 90 दिन के अंदर फला फला विभाग पर आकर दावा कर दे। 90 दिन के बाद किए गए दावे पर किसी भी तरह का विचार किया नहीं जाएगा। 90 दिन तक कोई नहीं आया, अब सारी संपत्ति किसकी मान ली जाएगी? सरकार। तो क्या सरकार की आय हो गई? हो गई ना, तो उसे कोई संपत्ति बेचनी ना कुछ, इसे बोलते राजगमन। इसके बाद ब्याज। क्या सरकार ने, जैसे भारत सरकार ने, क्या एमपी गवर्नमेंट को लोन दे रखा होगा? क्या भारत सरकार नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे अमीर देशों को लोन दे रखा होगा? तो जब लोन दिया होगा तो ब्याज भी तो मिल रहा होगा। अब इसको समझो, बच्चों का पहला कंफ्यूजन होता है रेवेन्यू और कैपिटल पहचानना, जो तुम सक्सेसफुली पहचान गए। अब दूसरा सवाल है लोन और इंटरेस्ट पे। इस पे भैया बहुत दिक्कत है। एक है ऋण, लोन, और एक है ब्याज, इंटरेस्ट। अब इसको ध्यान से समझना, अगर ये और समझ गए तो मजा आ जाएगा। मान लो मैंने अपने दोस्त से 5,000 रुपए उधार लिए, तो जब मैं अपने दोस्त से 5,000 रुपए का लोन लूंगा तो क्या मुझ पर एक लायबिलिटी बनेगी? बनेगी। मुझे उसका पैसा लौटाना है, लौटाना है, यही तो लायबिलिटी है। ये बात समझ में आ गई। उस दोस्त ने मुझे पैसा ब्याज पर दिया और उसने बोला कि तुम्हें हर महीने मुझे 50 रुपए ब्याज पर देने हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने दोस्त को, अच्छा, दोस्त ने जब मुझे लोन दिया होगा तो इनकम किसकी हुई? मेरी या मेरे दोस्त की? मेरी, क्योंकि लोन किसे मिला? मुझे। तो जब भी मैं लोन लूंगा तो मेरे लिए वो रिसिट है, प्राप्ति, और मेरे दोस्त के लिए वो एक्सपेंडिचर है। दोस्त के 5,000 खर्च हो गए। खर्चा किसके लिए? दोस्त के लिए। मैंने उधार लिया तो प्राप्ति, रिसिट किसके लिए? मेरे लिए। तो पहली चीज तो एक्सपेंडिचर और रिसिट समझो। जब भी मैं अपने दोस्त से 5,000 रुपए लूंगा तो मेरे दोस्त के लिए वो 5,000 एक्सपेंडिचर है, उसके खाते से गए मतलब एक्सपेंडिचर, और मेरे खाते में आ गए मतलब मेरे लिए रिसिट है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इस लेन देन में क्या लायबिलिटी पैदा हो रही है? मुझ पर हो रही है, मुझे लौटाने हैं। इसका मतलब जो दोस्त का एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और मेरी जो इनकम है वो कैपिटल रिसिट है। दोस्त का खर्चा भी कैपिटल, क्योंकि लायबिलिटी पैदा हो रही है। तो दोस्त के लिए एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत व्यय है, और मेरे लिए वो पूंजीगत आय है। इसको रेवेन्यू इनकम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें लायबिलिटी पैदा हो रही है। ये बात समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गई? तो जब भी मैं दोस्त से लोन लूंगा तो ये किस तरह का लेन देन होगा? कैपिटल। मेरे दोस्त के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मेरे लिए कैपिटल इनकम है। कैपिटल इनकम क्योंकि मुझ पर लायबिलिटी 5,000 की आ गई। अब ये डिसाइड हुआ कि मुझे हर महीने, ये समझ में आ गया सबको कि नहीं? अब ये डिसाइड हुआ कि मुझे हर महीने 50 रुपए ब्याज देना है। अब मैं हर महीने दोस्त को 50 रुपए दे रहा हूं, तो जो हर महीने 50,000 जा रहे हैं ये मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, क्योंकि मैं 50,000 दे रहा हूं, 50 रुपए दे रहा हूं, और मेरे दोस्त के लिए जिसने मुझे लोन दिया ये उसके लिए हर महीने इनकम है, रिसिट है। बात समझ में आ गई? लोन मैंने लिया दोस्त से, तो लोन मेरे लिए रिसिट है और मेरे दोस्त के लिए एक्सपेंडिचर है। मैं हर महीने दोस्त को ब्याज दे रहा हूं, तो ब्याज मेरे लिए एक्सपेंडिचर हो गया और मेरे दोस्त के लिए प्राप्ति, रिसिट हो गई। ये लेन देन समझ में आ रहा है कि नहीं? जो मैं अपने दोस्त को ब्याज दे रहा हूं, क्या वो ब्याज मुझे कभी लौटाएगा? नहीं लौटाएगा। क्या ये ब्याज उस पर कोई लायबिलिटी है? नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं, कभी देगा भी नहीं। तो ब्याज कभी भी लायबिलिटी पैदा नहीं करता। तो जब मैं अपने दोस्त को ब्याज दे रहा हूं तो मेरे लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और मेरे दोस्त के लिए वो रेवेन्यू इनकम है। मेरे लिए राजस्व व्यय है, उसके लिए राजस्व। तो जब मैं लोन की बात करूं तो वो हमेशा कैपिटल कहलाता है, पूंजीगत, और जब भी मैं ब्याज की बात करूं तो वो हमेशा कैसा होता है? राजस्व। क्या इस एग्जाम्पल से कुछ समझ में आ रहा है कि लोन क्यों पूंजीगत बोला जाता है और इंटरेस्ट क्यों राजस्व बोला जाता है? जब मैं दोस्त से लोन लूंगा तो लौटाऊंगा भी। लायबिलिटी बनी कि नहीं?
लोन लौटाना पड़ता है, इसलिए वो किस में आता है? कैपिटल। ब्याज नहीं लौटाना पड़ता। मैं दोस्त को जिंदगी भर ब्याज देता रहूंगा, वो थोड़ी लौटाएगा। तो ब्याज किस में आएगा? ये बात समझ में आ गया? दो सारी क्लासेस YouTube पर तो कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे टीचर्स बहुत महंगी फीस लेते हैं, समझो, है ना। मतलब सैलरी अच्छी खासी लेते हैं, आदित्य सर, संजीव सर, और इतनी महंगी सैलरी पर ही अच्छे टीचर्स आ सकते हैं। अब तो और भी टीचर्स आ रहे हैं, है ना, तो है ना, हो ही नहीं सकता। और फीस कितनी ले रहे हैं? केवल 7.0 ऑनलाइन देखना है तो 7,000 प्लस GST, आंसर राइटिंग करना तो 9,000 GST। तो बच्चों से तो 9-10 रुपए ले रहे हैं, पर ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो YouTube पर कभी भी पूरा सिलेबस नहीं आएगा, कुछ क्लासेस ही आ सकती हैं बस डेमो के तौर पर, है ना। बाकी हाँ, अगर सरकार हमें बोल दे कि आप तो YouTube पर पढ़ाओ, हम हर बच्चे की फीस देंगे 9-9 हज़ार रुपए हर बच्चे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम फ्री में पढ़ाएंगे। हमें तो रेवेन्यू चाहिए, सरकार दे दे, बच्चे दे दे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर सरकार, है ना, बहुत सारी स्कीम चलती है, पर वो योजनाएं हमेशा उन कोचिंग वालों को मिलता है जो केवल कागजों में चल रही है। जैसे मैंने इंदौर में कोचिंग की लिस्ट निकाली, सरकार किनको पैसे दे रही है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए, तो उन कोचिंग के तो नाम ही नहीं पता सुने मैंने आज तक, बिल्डिंग ही नहीं पता, पर कागजों में चल रही है। करोड़ रुपए उन कोचिंग वालों को हर साल मिल रहे हैं, हर साल कमीशन पे खेल चल रहा है, पर वो आज तक नहीं पता। ऐसे ऐसे कोचिंग के नाम है, पता ही नहीं है। बिल्डअप कोचिंग कोई करके, वो IAS की चल रही है इंदौर में, हर साल सरकार उसको करोड़ रुपए दे रही है, वो हर साल रिजल्ट भी दे रही है ना, बच्चा पढ़ा पता नहीं कहां से, उसमें शर्त भी, रिजल्ट भी देना पड़ेगा, वो रिजल्ट भी दे देती। तो बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है। जिस दिन सरकार हमें पैसे देने लगी, हम फ्री में पढ़ाने लगे, है ना, समझो। तो ये समझ में आ गया। जब भी मैं लोन बोलूंगा आप समझोगे कैपिटल चल रहा है, और जब भी मैं इंटरेस्ट बोलूंगा तो रेवेन्यू चल रहा है। इंटरेस्ट पर किसी भी तरह की लायबिलिटी कभी नहीं बनेगी। आप किसी से पैसा उधार ले लो, आपको चुकाना पड़ेगा, पर आप किसी को कितना भी ब्याज दे दो वो आपको वापस नहीं मिलता। जब जो वापस नहीं, उसमें लायबिलिटी है ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? तो क्या वर्ल्ड बैंक ने अटल भूजल योजना के लिए हमें 3,000 करोड़ का उधार दिया है? तो जब अटल भूजल योजना ने हमें दिया होगा उधार, तो हमारी कैसी प्राप्ति होगी? कैपिटल नहीं, हमें लौटाना है। हाँ, पूंजीगत, सही है, हिंदी में पूंजीगत। तो जब वर्ल्ड बैंक ने हमें 3,000 करोड़ अटल भूजल के लिए दिया, तो वो वर्ल्ड बैंक का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और भारत सरकार की कैपिटल इनकम है, कैपिटल रिसिट है। अब क्या भारत सरकार हर साल उस 3,000 करोड़ पर कुछ ना कुछ ब्याज देती रहेगी? तो वो भारत सरकार के लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वर्ल्ड बैंक के लिए क्या बन जाएगा? वो रेवेन्यू इनकम। बात समझ में आ गई? क्या ऐसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायतों को लोन दे सकती है? देती होगी। भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार को बहुत लोन देती होगी। तो क्या भारत सरकार को उस पर ब्याज हर साल मिल रहा होगा? क्या भारत सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से हर साल ब्याज में कुछ मिल रहा होगा? क्योंकि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को लोन दिया होगा, तो हर साल मिल रहा होगा। तो वो रिसिट में आएगा कि नहीं? किस रिसिट में आएगा वो ब्याज? रेवेन्यू। टैक्स में आएगा कि नॉन टैक्स में आएगा? नॉन टैक्स। वो टैक्स थोड़ी है ब्याज। तो रेवेन्यू में दो होता है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो ब्याज किस में आएगा? नॉन टैक्स रेवेन्यू में। बात समझ में आ गई? ब्याज किस में आएगा? तो सरकार नॉन टैक्स के रूप में कहां कहां से पैसा कमाती है? जितनी सर्विसेज, बिजली, पानी, इन सब के लिए पैसा लेती है। इसके बाद बहुत सारी फीस, फाइन, पेनल्टीज, इनसे भी पैसा कमाती है। भारत सरकार को ब्याज भी बहुत मिलता है। जैसे नेपाल को लोन दिया, तो क्या नेपाल ब्याज दे रही होगी? भूटान को लोन दिया, अब भारत अमेरिका को तो दे नहीं पाएगा, इन्हीं को दे रहा होगा। जैसे दिल्ली मेट्रो और बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने लोन दिया, तो हर साल भारत ब्याज किसको चुका रहा होगा? जापान को। तो जापान की कौन सी इनकम हो रही होगी? रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू में भी कौन सी? टैक्स या नॉन टैक्स? नॉन टैक्स। वो कर थोड़ी है, ब्याज है। तो ब्याज एक इनकम होता है। तो क्या नॉन टैक्स में एक उदाहरण क्या हो जाएगा? ब्याज। ये ब्याज वाला समझ में आया कि नहीं आया? ब्याज रेवेन्यू में आता है कि नहीं? क्योंकि ब्याज में किसी भी तरह की देयता नहीं आती। अब टैक्स में आता है कि नॉन टैक्स में? नॉन टैक्स। क्योंकि टैक्स में तो दो ही चीज आती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी सब चीजें, फीस, पेनल्टी, फाइन, ब्याज, ये सब किस में आ जाएगा? नॉन टैक्स में। और लास्ट है सरकारी कंपनियों से मिलने वाला लाभ, प्रॉफिट्स ऑफ PSUs। क्या सरकार की SBI में 57% की शेयर होल्डिंग है? तो क्या SBI हर साल प्रॉफिट कमा रहा होगा? उसमें से 57% किसको मिल रहा होगा? गवर्नमेंट को।
काम कौन कर रहा? सरकारी कर्मचारी। पैसा किसको मिल रहा? सरकार को। हाँ बिल्कुल मिलने, अरे क्लास नहीं भी लो तो भी मिलने आ सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़ी एडमिशन लो तो मिलने आ सकते हैं ना, क्लास लो या ना लो मिलने तो आ सकते हैं। ये समझ में आ गया? क्या भारत एनटीपीसी भारत सरकार की कंपनी है? महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना सुना है कि नहीं? कोल इंडिया, इंडियन ऑयल, ऐसे कंपनियों के नाम सुने होंगे। क्या ये फायदे में है? फायदे में तभी तो महारत्ना है, फायदे में है तभी तो नवरत्ना है, फायदे में तभी तो मिनी रत्ना है। जो भी प्रॉफिटेबल कंपनी उनको अपन ये दर्जा दे देते हैं कि नहीं, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। अब इसमें सरकार का जितना शेयर होल्डिंग होगी उतनी सरकार पैसा कमाएगी, तो वो भी तो सरकार की रिसिट ही तो हुई, प्राप्ति ही तो हुई, और राजस्व प्राप्ति है, क्योंकि उसमें कोई देता नहीं थे। आज इस साल एनटीपीसी ने अगर 500 करोड़ कमा के भारत सरकार को दे दिए तो भारत सरकार लौटाएगी थोड़ी कभी, वो तो उसका 57% शेयर होल्डिंग उस वजह से कमा रही है। तो सरकारी कंपनियों से मिलने वाला फायदा भी राजस्व प्राप्ति में आएगा, नॉन टैक्स में। ये बात समझ में आ गया? हाँ बताओ। अगर इस कंपनी को बेच देंगे तो कैपिटल रिसिट आ जाएगा। हाँ कैपिटल रिसिट कर सकते, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पैसा ले लो, सैलरी बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वर्ल्ड बैंक फिर तुम्हें दोबारा पैसा देगा नहीं, समझो। तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति में दो ही चीज देखी जाती है, सरकार की कमाई कहां से आएगी, अभी अपन कमाई वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, और सरकार का खर्चा कहां से होगा। कमाई दो तरह की हो सकती है, रेवेन्यू वाली कमाई, राजस्व वाली, और कैपिटल मतलब पूंजीगत कमाई। कैसे तुम पहचानोगे कि कौन सी कमाई रेवेन्यू है और कौन सी कमाई कैपिटल है? दो चीजें तुम्हें देखना पड़ेगा, एक लायबिलिटी मतलब देयता, और एक असेट या संपत्ति। जैसे सरकार का एसबीआई में 57% शेयर है, तो इस बार जो भी कमाई, मान लो 100 करोड़ कमाया इस बार एसबीआई ने, तो 57 करोड़ कौन ले गई? सरकार। तो सरकार की कमाई हुई कि नहीं हुई? ये किस में जाएगा, रेवेन्यू या कैपिटल में? राजस्व में जाएगा, क्योंकि सरकार पर ना तो ये 57 करोड़ कोई लायबिलिटी कभी लौटाना नहीं है, ना तो इसके लिए सरकार को कोई संपत्ति बेचनी पड़ी। अब रेवेन्यू इनकम भी कितने तरह की होगी? दो, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स कितने तरह के होते हैं? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दो ही याद रखना, जीएसटी और वेट, क्योंकि जितने को जीएसटी में शामिल नहीं किया सब वैल्यू एडेड टैक्स से चल रहे हैं। सर हमें भी बता दीजिए एससी की फ्री कोचिंग कहां होती? कागजों पर, है ना, कागजों पर होती है ना, 20% शेयर देना पड़ता है, मिल जाता है। बहुत सारी शर्तें, 5-5 करोड़ की इनकम है, 3 साल में 5 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, एनजीओ होना चाहिए, इतने एडमिशन होना चाहिए, बहुत कुछ है, कुछ शर्तें तो है। इसके बाद जुगाड़ होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज जुगाड़ होनी चाहिए, वो नहीं है मेरे पास, है ना। चलो, तो ये समझ में आ गया रेवेन्यू इनकम। अब हमें समझना है कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम समझ गए? रेवेन्यू इनकम या तो टैक्स में हो सकती है या नॉन टैक्स। टैक्स वाली इनकम भी दो तरह से हो सकती है, या तो डायरेक्ट टैक्स से हो सकती है या इनडायरेक्ट से। तो ये फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है? तो जैसे आपसे कोई बोले सरकार ने पेनल्टी ले ली, ये कमाई है कि खर्चा हो गया? कमाई हो गई, पेनल्टी ले ली। टीसी गया ट्रेन में, बिना टिकट कुछ पाए गए, तुरंत पेनल्टी लगा दी। सरकार के पास पैसा आया, अगर रसीद ले ली, अगर पॉकेट में नहीं रखा तो सरकार की तो कमाई है। पर यह कमाई कैसी है? राजस्व या पूंजीगत? राजस्व कमाई। सरकार को उन पैसों के लिए ना तो कोई संपत्ति बेचनी पड़ी, ऐसा थोड़ी एक फाइन ले ली, जाओ ये पंखा तुम्हारा ले जाओ, कोई संपत्ति थोड़ी बेचेंगे, और ना ही वो सरकार पर किसी तरह की लायबिलिटी क्रिएट की, सरकार को वो पैसा उन्हें लौटाना भी नहीं है कभी। तो वो पेनल्टी किस में आएगी? रेवेन्यू में। टैक्स किस में आएगा? रेवेन्यू में, ठीक है। फीस किस में आएगी? रेवेन्यू में। ब्याज किस में आएगा? रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू में दोनों इनकम बता पाओगे कि नहीं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया रेवेन्यू इनकम क्या क्या होगी, तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू इनकम दो तरह की होगी, टैक्स और नॉन टैक्स। और टैक्स में कितने तरह के टैक्स होंगे? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के कुछ एग्जांपल याद कर लो, इनडायरेक्ट के 2 एग्जांपल याद कर लो। और नॉन टैक्स में कमर्शियल रेवेन्यू आएगा, बहुत सारा कमर्शियल, ये सब कमर्शियल है। एडमिनिस्ट्रेटिव बाकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव, सब एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दो तरह का नॉन टैक्स होगा, या तो कमर्शियल या एडमिनिस्ट्रेटिव। स्टाम्प पे होगा ना, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लग जाएगी, इसी में आ जाएगी, इसी में लाइसेंस वगैरह में स्टाम्प, ठीक है। तो सरकार की राजस्व बता दोगे। अब हमें पढ़ना है कैपिटल रिसिट या पूंजीगत प्राप्ति।
तो राजस्व प्राप्ति में कोई डाउट है तो पूछ लो। सर हम कैसे गवर्नमेंट को चैलेंज कर देते हैं अगर वो सर्विस सही ना दे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सरकार ने हमसे बिजली का पैसा लिया और बदले में हमें सही क्वालिटी की बिजली नहीं दी, तो आप कंज्यूमर कोर्ट पे चले जाओ कि सरकार आपको सेवा दे रही, पैसा ले रही और अच्छे से सर्विस ना दे, तो आप केस कर दो। सरकार पानी का बिल दे रही और गंदा पानी दे रही, केस कर दो। आप अगर किसी चीज के लिए पैसा दे रहे हो और बदले में वो सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो आप सरकार के खिलाफ भी कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो सरकार ने किसी चीज की फीस ली और बदले में वो सेवा नहीं दी, तो आप सरकार के खिलाफ केस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हमें पढ़ना है कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट कैसे पता करोगे? या तो पक्का इसमें किसी तरह की लायबिलिटी बन रही होगी या फिर संपत्ति बेची जा रही होगी। ठीक है, तो वो किस में आएगी? पूछिएगा। इसमें या तो सरकार की लायबिलिटी देयता बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, या फिर सरकार की संपत्ति कम हो जाती है। या तो सरकार की देयता बढ़ जाती है, सरकार उसके लिए लायबल है, बिल्कुल है, सर्विसेज के लिए बिल्कुल लायबल है। क्या रोड खराब होने पर लोग केस कर देते हैं? कर देते हैं। जब टोल वसूलते हैं और आप किसी रोड पर जा रहे हो, उस रोड पर टोल वसूला गया और आगे गड्ढे, केस कर दो। आपने टोल क्यों दिया? अच्छी रोड के लिए, और आगे गड्ढे में ले, केस कर दो। पर हमें इतनी फुर्सत होती नहीं कि हम यहां से जाएं और हमें गड्ढे मिले, हम सीधे कोर्ट पे गए और केस कर दें। इतनी फुर्सत कहां है इंडिया में? हमें लगता है हम इतने में तो रील व्हील चला सकते हैं, है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी और क्या, टोल दे रहे तो लायबल बनाना पड़ेगा। चलो, यह समझ में आ गया? तो पहचान लोगे रेवेन्यू और कैपिटल। अगर देयता और संपत्ति में फर्क पड़ रहा है तो वो कैपिटल है। चलो उदाहरण देखते हैं, जैसे बोरोइंग, उधारी। क्या भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए पैसा लिया तो देयता बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? बड़ी होगी। तो लोन, बोरोइंग, उधारी किस तरह की कमाई है? कैपिटल इनकम है ना, कैपिटल रिसिट है। इसके बाद अब ऋण कितने तरह का होता? दो, एक डोमेस्टिक और एक एक्सटर्नल। एक घर के अंदर की उधारी और एक बाह्य उधारी। बोरोइंग भी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक बोरोइंग, एक एक्सटर्नल बोरोइंग। अब घरेलू ऋण दो तरह से लिया जा सकता, समझो। सरकार को पैसा अगर घर के अंदर से लेना, दो तरह से। या तो सरकार कोई बॉन्ड जारी कर दे, बॉन्ड, इस उधार ले सकती। कैसे? समझो, जैसे सरकार ने एक कागज लिया और उस बॉन्ड पे लिख दिया 5 लाख और दे दिया मार्केट में कि 4,95,000 का ये बॉन्ड है, 6 महीने तक रखना है, 6 महीने बाद हम आपको कितने दे देंगे? 5 लाख। तो जैसी सरकार के बदले आरबीआई, इसे कहते OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो सरकार को जब भी पैसा चाहिए हो तो सरकार करोड़ों के बॉन्ड्स जारी करती है। सरकार के लिए काम कौन करता है? आरबीआई। इसलिए उसे सरकार का बैंकर कहते हैं, क्योंकि सारे काम कौन कर रहा है? आरबीआई। समझ में आ गया? तो सरकार को जब पैसे चाहिए होंगे तो वो बॉन्ड्स जारी करेगी। अब मुझे लग रहा है कि इस समय ना तो जमीन में पैसा फंसाना जरूरी है, गोल्ड का भी कुछ पता नहीं चल रहा, शेयर मार्केट का भी क्रैश चल ही रहा है, तो ऐसा करते सरकार के बॉन्ड खरीद लेते। पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करना है तो बॉन्ड खरीद लेते हैं। तो मेरा पैसा किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। अगर 1 साल का बॉन्ड होगा तो 1 साल के लिए, 6 महीने का बॉन्ड होगा तो 6 महीने के लिए। सरकार के पास पैसा तो पहुंचा, पर लायबिलिटी के साथ। जैसी पूरा टाइम बॉन्ड का पूरा होगा, सरकार मुझे मेरा पैसा दे देगी। तो ये रेवेन्यू इनकम तो हो नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने बॉन्ड के थ्रू जनता का पैसा तो लिया, पर लौटाना भी पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अगर लौटाना नहीं पड़ता तो किस में चला जाता है? रेवेन्यू में। पर लौटाना पड़ेगा तो किस में आ जाएगा? क्यों? लायबिलिटी बन गई ना। तो पहला तरीका तो हो सकता है बॉन्ड से। दूसरा है सेविंग अकाउंट्स। क्या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट्स बनते हैं? क्या जनता उसमें पैसा जमा करती है? वो भी उधारी का दूसरा तरीका है। तो भारत सरकार घरेलू उधारी, डोमेस्टिक बोरोइंग, दो तरीके से ले सकती, या तो बॉन्ड्स जारी करके या कई स्मॉल सेविंग स्कीम बनाकर। जैसे आपने सुना होगा कन्या समृद्धि योजना, सुना कन्या समृद्धि योजना? अगर किसी के बच्ची है तो उसमें सबसे ज्यादा, क्या आपने वय वंदना योजना सुनी है? अगर कोई बुजुर्ग है और पैसा जमा करता तो उसको 8.5% ब्याज मिलेगा। तो अगर कोई लड़की के नाम पर या बुजुर्ग अकाउंट में पैसा जमा करता तो उसको ब्याज बहुत मिलता है। तो जैसे मैं पैसा, जैसे मान लो बच्ची हुई, ठीक है, या मैंने अपने भांजियों के नाम पर पैसा जमा किया,
तो वो पैसा किसके पास जमा हो जाता? सरकार के पास। तो क्या सरकार के पास इनकम आई? बिल्कुल आई। पर किस तरह की इनकम आई? कैपिटल, क्योंकि पैसा सरकार मुझे लौटाएगी भी तो जब भी लोग सेविंग अकाउंट्स में पैसा जमा करते हैं तो वो सरकार की इनकम होती है। किस तरह की इनकम? कैपिटल। तो सरकार की पहली इनकम क्या होती है? ऋण, कैपिटल इनकम, ऋण। ऋण कितने तरह के होते हैं? उधारी कितने तरह की होती है? दो। एक डोमेस्टिक इनकम दो तरह से, या तो बॉन्ड जारी कर दो, बॉन्ड वाला समझ में आ गया, 3 महीने 6 महीने साल भर का, या तो बॉन्ड जारी कर दो या कुछ स्कीम जारी कर दो। क्या आपने प्रोविडेंट फंड सुना है? जब भी आप सरकारी ऑफिसर बनोगे, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, तो आपको कभी भी सैलरी पूरी नहीं मिलेगी। आप कहोगे सैलरी इतनी है, इन हैंड इतनी आती, ऐसे बोलते हो कि नहीं कि सैलरी इतनी है, इन हैंड इतनी आती। इन हैंड तो वो भैया कुछ पैसा कहां चला जाता है? वो चला जाता है सार्वजनिक भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड में, यहां पैसा जमा होता है ना। जैसे मेरी मेडिकल ऑफिसर में फीस 75,000 थी मेरी सैलरी, पर मुझे 67 ही मिलती थी। 8,000 मेरा कहां चला जाता था? प्रोविडेंट फंड में। ये 8,000 किसके पास जा रहा? सरकार। तो हर महीने सरकार की कमाई हो रही, पर ये कमाई कैसी है? कैपिटल, क्योंकि सरकार को ये पैसा मुझे बाद में रिटायरमेंट पर या नौकरी छोड़ने पर लौटाना पड़े। अभी मैंने लिया नहीं, अब रिजाइन करूंगा, ये पैसा मैं हर महीने जो मेरे 8,000 करके जमा किए थे अब मैं लेने जाऊंगा, है ना। 3 साल का पैसा होगा, 3 लाख रुपए, ज्यादा नहीं है, तो ये उठा के ले आऊंगा मैं। चलो यह समझते। तो सरकार की पहली कैपिटल इनकम कहां से आती? उधारी से। उधारी कितने तरह की? दो, या तो देश के अंदर से उधारी ले लो या फिर एक्सटर्नल, जैसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो अगर वर्ल्ड बैंक से उधारी ले आए, आईएमएफ से उधारी ले आए, जापान से मेट्रो बुलेट ट्रेन के लिए उधारी ले आए, यूएसए से गिड़गिड़ा के ले आए, है ना, तो वो किस में आ जाएगी? एक्सटर्नल बोरोइंग में। तो पूंजीगत प्राप्ति में पहला क्या होगा? उधारी या बोरोइंग। कितने तरह की उधारी होती है? दो, या तो घरेलू उधारी या बाहरी उधारी। घरेलू उधारी भी दो तरीके से, या तो बॉन्ड जारी करके जनता का पैसा लिया जा सकता है, या सेविंग अकाउंट्स में जनता का पैसा लिया जा सकता है। ये बात समझ में आ गई। तो कैपिटल रिसिट में पहला होगा बोरोइंग, उधारी, ऋण। और बोरोइंग कितने तरह की होगी? दो तरह की। तो जो अपना चार्ट था उसको अपन कंप्लीट करते जाते। तो ये है कैपिटल। कैपिटल में पहला क्या था? अपना उधारी, ये लिखा कैपिटल प्राप्ति, बोरोइंग। और बोरोइंग कितने तरह की होती है? दो। ये लास्ट में पूरा एक बड़ा चार्ट बना दूंगा, है ना। दो तरह की होती है, एक होती है घरेलू उधारी और एक होती है बाहरी उधारी। घरेलू उधारी भी दो तरह से हो सकती है, या तो बॉन्ड्स के थ्रू जनता से उधार लिया जा सकता है, या स्कीम्स में पैसा जमा करवाया जा सकता है। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आंसर कैसे बनेंगे, फ्रेमिंग कैसे होगी, सब बता देंगे, है ना। आज और कल 2 दिन क्लास चलेगी, तो कल पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। यहां समझते हैं। तो कैपिटल में पहला सोर्स सरकार के पास उधारी है। अब उधारी, ये तो हो गया। उधारी के बाद दूसरा है ऋणों की वसूली। पहला है उधारी, दूसरा रिकवरी ऑफ लोन्स। पहला हो गया बोरोइंग, पहले के बाद दूसरा कौन सा होगा? रिकवरी ऑफ लोन्स। उधारी अलग है, रिकवरी ऑफ लोन्स अलग है। चलो अब इसको समझते हैं, दूसरे वाले पॉइंट को। अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि मैंने अपने दोस्त से उधार लिए 5,000 पढ़े थे। तो जब मैं अपने दोस्त से उधार लूंगा तो वो किसके पास रिसिट होगी? मेरे पास, कि मेरी कमाई हुई। पर क्या दोस्त कभी ना कभी अपने पैसे उधार भी तो लेगा वापस? उधारी ऐसी थोड़ी लाइफ टाइम के लिए हो जाती है, होती ऐसी लाइफ टाइम, चलता यही है। उधार गया, पैसा खत्म, कैसा है? कैसा है? पैसा हजम, कैसा है? एक डायलॉग चला करता ना, खेल खत्म पैसा हजम, ऐसा कुछ चलता है। तो आपने एक बार उधारी ले ली, पर वो आजीवन हो जाती है, लेकिन फिर भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड छोड़ दो अगर, तो कभी ना कभी आपने दोस्त से जो उधार लिया वो लौटाना भी तो पड़ेगा। मान लो मेरा दोस्त डेली आ गया और बोला भैया जब तक तुम उधारी नहीं दोगे सुबह शाम मैं तुम्हारे यहां ही खाना खाऊंगा, तो 3-4 महीने में तो वैसे ही चुका के चला ही जाएगा। तो और मैं कहा जब तक नहीं दूंगा तो खाता ही रहेगा। तो ऐसा करते जुगाड़ करके इसका 5,000 लौटा देते। तो अगर मैं अपने दोस्त से लिया गया उधार उसको लौटा देता हूं तो वो उसके लिए रिकवरी ऑफ लोन्स होगी।
क्या उसके लोन की रिकवरी होगी कि नहीं होगी? अगर मैंने दोस्त से लिया गया लोन उसको लौटा दिया तो रिकवरी ऑफ लोन्स कहलाएगी कि नहीं? अगर मैं दोस्त का लोन लौटा देता हूं तो वो किसके लिए प्राप्ति या रिसिट हो जाएगी? उसके लिए, क्योंकि पैसा किसके पास चला गया। पर क्या इससे लायबिलिटी में फर्क आया? मेरे ऊपर जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई। लायबिलिटी बदली कि नहीं बदली? जब तक मेरे पास मेरे दोस्त का पैसा था मुझे हेडेक थी, जो होती नहीं लोगों को। लोग पैसा ले लेते हैं पर हेडेक होती ही नहीं है, फिर भी माना जाए। जब तक पैसा था मेरे ऊपर एक लायबिलिटी थी, हेडेक था कि पैसा लौटाना है, पर जब मैं उसको पैसा लौटा दूंगा तो पूरी हेडेक खत्म। तो क्या लायबिलिटी खत्म होगी, चेंज होगी? बिल्कुल होगी। तो जब रिकवरी ऑफ लोन्स होती है, समझो, तो अगर भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को लोन दे रखा है और कभी भी वो मध्य प्रदेश सरकार से लोन लिया तो क्या सरकार की कमाई होगी? किस तरह की कमाई होगी? कैपिटल। जो हर बार मध्य प्रदेश सरकार ब्याज दे रही थी वो किस तरह की कमाई थी? रेवेन्यू। क्योंकि ब्याज से किसी भी तरह की लायबिलिटी नहीं बनती। ये ब्याज और लोन समझ में आ रहा कि नहीं? दोस्त ने दिया मुझे उधार, मुझ पे बन गई लायबिलिटी, तो कैपिटल है। मैं हर महीने दोस्त को दे रहा हूं ब्याज, कोई लायबिलिटी नहीं, वो मुझे कभी ब्याज लौटाएगा भी नहीं, तो ब्याज क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। उधार लिया, मेरी कैपिटल इनकम, मैं दोस्त को ब्याज दे रहा हूं वो उसकी रेवेन्यू इनकम। समझ में आ रहा है? लोन लेते ही पूंजीगत प्राप्ति, ब्याज दे रहा हूं वो मेरे दोस्त की राजस्व प्राप्ति। मैंने लोन चुका दिया, अब मेरे दोस्त की कैपिटल रिसिट। 3 प्रोसेस समझ में आ रही है कि नहीं? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अगर नहीं आया तो अपन इसको एक कार्टून बना के देख सकते हैं। ये हूं मैं जो पैसे ले रहा हूं सबसे, ठीक है। ये है मेरा दोस्त जिसको मैंने बातों फंसा के लोन ले लिया बहुत सारा, है ना। चलो अब समझो, मैंने दोस्त से कितने रुपए लिए? 5,000 रुपए। क्यों? चलो अब यहां समझते हैं। तो ये क्या बन गई? रिसिट। और इसके लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंडिचर। दोस्त ने मुझे पैसे दिए, ये उसके लिए किस तरह का एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। और ये मेरे लिए कैसी रिसिट है? कैपिटल। ये बात समझ में आई? मैंने दोस्त से 5,000 लिए, मेरे लिए कैपिटल रिसिट और मेरे दोस्त के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि देयता बन रही है। मैं हर महीने अपने दोस्त को कितने रुपए ब्याज देता हूं? ये 50 रुपए मेरे लिए एक्सपेंडिचर है। पर किस तरह का एक्सपेंडिचर है? क्योंकि इस ब्याज से कोई भी लायबिलिटी, और ये 50 रुपए मेरे दोस्त के लिए क्या है? रिसिट है। किस तरह की रिसिट है? क्योंकि उस पर भी कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है। ये बात समझ में आ रही है? और एक दिन मेरे दोस्त ने मुझसे पैसे छीन लिए और मैंने उसको पूरा पैसा क्या लौटा दिया? 5,000। तो जिस दिन मैं लौटाऊंगा मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। किस तरह का एक्सपेंडिचर? कैपिटल। मेरे दोस्त के लिए हो जाएगी वो कमाई, रिसिट, प्राप्ति। किस तरह की प्राप्ति? कैपिटल। अब इसको समझ लो, शायद पूरा समझ में आ जाए। आ गया? ठीक है। देखो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मुझे समझ में आता है। लोन हमेशा कैपिटल होता है, ब्याज हमेशा रेवेन्यू होता है। क्योंकि लोन पर लायबिलिटी, अगर ये नहीं समझना तो ये तो समझ सकते हो लोन हमेशा कैपिटल है क्योंकि लायबिलिटी बनती है, और रेवेन्यू, वो ब्याज हमेशा रेवेन्यू है क्योंकि ब्याज पर कोई लायबिलिटी नहीं बनती। कौन सा? नहीं बनी, मैंने चुका दिया तो मैं अपनी देयता खत्म कर दी, चेंज कर दी ना। मुझ पे पहले देयता थी 5,000 की, देती वो कितनी होगी? 0। तो चेंज हुई कि नहीं हुई? इसलिए वो कैपिटल है। चलो, लोन हमेशा लायबिलिटी लाते हैं, ब्याज कभी भी लायबिलिटी नहीं लाता। ये बात समझ में आ गया? तो अगर आपका पैसा बैंक के पास जमा है तो बैंक के पास एक लायबिलिटी है, पर जो बैंक आपको हर महीने ब्याज देती है वो लायबिलिटी नहीं। ब्याज कभी भी लायबिलिटी नहीं होती। तो अगर सरकार ने ब्याज वसूला, अभी अपन ने ब्याज पढ़ा था, अगर सरकार ने ब्याज वसूला तो ब्याज किस में आएगा? रेवेन्यू इनकम में। ब्याज किस में आएगा? रेवेन्यू इनकम में। और सरकार ने अगर लोन वसूल लिया तो वो किस में आएगा? कैपिटल इनकम में। बात समझ में आ गया? तो अगर सरकार ब्याज वसूलती है तो वो उसकी रेवेन्यू इनकम है,
और सरकार अगर लोन वसूलती है तो वो उसकी कैपिटल इनकम है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? तो सरकार की पहली कैपिटल इनकम क्या होगी? उधारी। उधारी कितने तरह की होगी? दो, घरेलू डोमेस्टिक और एक्सटर्नल। सरकार की दूसरी कैपिटल इनकम क्या होगी? लोन की वसूली, जो उसने लोगों को लोन दे रखे वापस ले लो, ये भी तो उसकी कमाई होगी। तीसरा होगा डिसइन्वेस्टमेंट, अपनी प्रॉपर्टी बेचना, अपनी संपत्ति, अपने शेयर बेचना डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो असेट या शेयर बेचना डिसइन्वेस्टमेंट। क्या इससे पैसा आएगा? सरकार अगर सारी कंपनी, सरकारी कंपनियों को बेचते चले जाए, शेयर बेचते चले जाए, ठीक है, जैसे अभी एसबीआई में 57% है, आज के आज अगर भारत सरकार अनाउंस कर दे कि हम 7% शेयर बेच देंगे, क्या सरकार को इससे कमाई होगी? और इस कमाई को डिसइन्वेस्टमेंट बोला जाएगा, विनिवेश। और ये एक तरह की कैसी इनकम होगी? कैपिटल, क्योंकि संपत्ति कम हो गई। जब भी देयता या संपत्ति पर फर्क पड़े तो उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। बात कैपिटल में अगर कोई संपत्ति उनको ट्रांसफर कर रहे हो, अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो वो सब डिसइन्वेस्टमेंट। चलो, तो ये हो गए आपकी इनकम कंप्लीट। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं तो समझना, सबसे पहले हमने देखा था फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। किसे कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। जब वह पॉलिसी जिसमें सरकार कुछ उद्देश्यों को पाने के लिए टैक्स, एक्सपेंडिचर और उधारी का यूज करे, उस पॉलिसी को फिस्कल। इसमें अपन को दो चीजों का ध्यान रखना। कौन कौन सी? प्राप्तियां, रिसिट्स, सरकार की कमाई क्या है और सरकार के खर्च क्या है। सरकार की कमाई कितने तरह की होती है? दो। कौन कौन सी कमाई? एक तो रेवेन्यू कमाई, राजस्व आय, और एक होती है कैपिटल इनकम, पूंजीगत रिसिट। अब राजस्व कमाई भी कितने तरह की होती है? दो। या तो होगी टैक्स या फिर होगी नॉन टैक्स। और टैक्स भी कितने तरह के होते हैं? दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो रेवेन्यू वाले में कोई दिक्कत है तो बताओ। राजकोषीय नीति का संचालन पहले बोला वित्त मंत्रालय, क्लास के शुरुआत में ही। सर इंटरेस्ट देना आपकी लायबिलिटी हुई? नहीं होती है ना। चलो, किस अनुच्छेद के तहत लोन लेती है आपको संजीव सर बताएंगे। चलो, कैपिटल में सरकार क्या क्या कर सकती है? उधारी ले सकती है, इसी को तुम ऋण बोलते हो, इसको बोरोइंग बोल सकते हो, या इसी को लोन बोल सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है? अपने खुद के ऋणों की रिकवरी, या तो किसी से लोन ले लो या अपने लोन की रिकवरी कर दो। तो किसी से लोन लेना भी कैपिटल एसेट है और किसी को दिया गया लोन वापस लेना भी कैपिटल एसेट है। तो अगर भारत सरकार ने किसी से लोन लिया वर्ल्ड बैंक से तो वो भी कैपिटल एसेट है, और भारत सरकार ने अगर नेपाल को दिया गया लोन भी वापस ले लिया वो भी कैपिटल एसेट है। और तीसरा क्या होगा? अपनी प्रॉपर्टी बेच देना, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ये सारी इनकम कैपिटल, क्योंकि इन तीनों में लायबिलिटी और असेट का लेना देना है। ये बात समझ में आ गई? खुद की दो चीजें देखना, या तो लायबिलिटी या असेट। अगर लायबिलिटी में फर्क आएगा तो भी कैपिटल है, और असेट पे फर्क आएगा तो भी असेट। अलग अलग है, ठीक है। तो उसने शेयर बेच दी, अपनी संपत्ति बेच दी। इस चार्ट में बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? किसको 100% समझ में आ गया कि हाँ ये रेवेन्यू है, ये कैपिटल? कौन फंस रहा है थोड़ा थोड़ा सा? कहीं फंस रहे हो या आइडेंटिफाई नहीं कर पा? नॉन टैक्स में फाइन, फीस है ना, ये सब। एकदम से कोई मर गया, पूरी संपत्ति छोड़ छाड़ के, धोखे से कुछ मिल गया है ना, तो फाइन, पेनल्टी, फीस, ये सब किस में आएगा? नॉन टैक्स में। अब हम इसको कल लेंगे एक्सपेंडिचर में, सवा दिन, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर बस बचा है थोड़ा सा, कल फिर अपन घाटा वगैरह देखेंगे। हो सकता है एक क्लास और एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर 2 की वजह 3 क्लास भी फिस्कल पॉलिसी में होती है तो अपन कर लेंगे। ये समझ में आ गया? इसको दोबारा, ठीक है, इस पर अपन सारे क्वेश्चन भी देख लेंगे, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बस यही एक है जो इसमें थोड़े से ज्यादा चीजें है आसान। देखो मुझे समझ में आता है तो मेरे लिए आसान है, जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत आसान है, पर जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत दिक्कत है।
बच्चा कहता है हमें राजस्व पूंजीगत नहीं समझ में आती, जबकि उसे दो ही चीज समझनी, एक लायबिलिटी और एक संपत्ति, बस दो चीज। और एक बच्चा कहता है कि सर हमें लोन और ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बस आपको अगर ये दोनों समझ में आ गए फिर तो बहुत सिंपल है। एक लायबिलिटी क्या होती है और एक संपत्ति क्या होती है, एक ये चीज समझ में आ गई, और दूसरी होती है ब्याज और लोन का कॉन्सेप्ट। जब भी आप किसी को लोन लो या लोन दो, आप पर लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी कहीं ना कहीं तो आएगी, ब्याज पर कभी भी लायबिलिटी नहीं आती क्योंकि आपको वो नहीं देते। चलिए, तो ये हो गया है आपका रिसेट पूरा। कल पढ़ेंगे कैपिटल और रेवेन्यू खर्चे, फिर पढ़ेंगे राजकोषीय नीति के उद्देश्य, फिर पढ़ेंगे बजट घाटा और राजकोषीय घाटा होना चाहिए कि नहीं ये कल, और वित्तीय प्रबंधन। तो जो हमारा टॉपिक पहली लाइन है ये 2 या 2.5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, भले एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन क्या क्या है ये पूछ लो। अब जितने लोग हैं क्वेश्चन पूछो। रेवेन्यू इनकम, अच्छा कुर्की वगैरह, कुर्की ऐसा है कि जैसे अपन ने लोन दिया और लोन नहीं चुकाया तो वो लोन की रिकवरी में माना जाएगा, कैपिटल रिसिट में। जैसे किसी ने कार उठाई लोन में और बैंक वालों ने वापस ले ली, तो कार बैंक की कैसी हो जाएगी, कैपिटल रिसिट। बिल्कुल, वो रेवेन्यू। कोर्ट ने, जैसे कई बार होता है गाड़ी आप खड़े लाइसेंस वो फाइन ही लेते, बोले कोर्ट में आपकी गाड़ी जाएगी। कई बार नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती, कोर्ट से छुड़वानी पड़ती, तो वहां पर एक फाइन देना पड़ता, वो रेवेन्यू इनकम में आएगी सरकार की। आप लोग अब अपने क्वेश्चन दे सकते हैं। कौन सी? हाँ, रिबेट दी है। रिबेट तो सरकार के एक्सपेंडिचर की तरह है, हिडन एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, सारी एक्सपेंडिचर, जितने रिबेट्स हैं वो सब्सिडी है। हम रिसिट, रेवेन्यू रिसिट, जो हमें रिबेट मिलेगी वो सब्सिडी होंगे एक टाइप की। जो भी, जैसे मैंने टैक्स भरा आईटीआर, फिर इसके बाद मेरे खाते में कुछ आईटीआर वापस आता है। जब मैं आईटीआर भरता हूं तो मैं ये बताता हूं मैंने कितना लोन ले रखा है, कितनी पॉलिसी ले रखी, तो मुझे टैक्स तो ज्यादा भरना पड़ता है, पर कुछ समय बाद वो टैक्स मेरे अकाउंट में वापस भी आता है। तो जो अकाउंट में मेरे वापस आया वो मुझ पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी, ना मुझे उसके लिए कोई असेट पैदा करने, तो वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिट होगी, और सरकार के लिए वो सब्सिडी होगी। किसमें? कैसा? नहीं, अरे नहीं, मैंने तो दे दिया टैक्स, अब सरकार जो भी माफ कर दे वो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिट है। जो भी सरकार पॉलिसी लागे, जैसे एक सरकार पॉलिसी लाए कि इस बार टैक्स पेयर से इतना हुआ, तो सरकार का रेवेन्यू खर्चा है कि उसको रेवेन्यू खर्चा क्यों, ना तो कोई लायबिलिटी बन रही ना कुछ, और मेरी जो कमाई है वो रेवेन्यू इनकम है। जैसे सरकार क्या कर दे, बेरोजगारी भत्ता देने लगे, सबके अकाउंट में पैसा आ जाए, तो वो हमारी कैसी इनकम होगी, रेवेन्यू, क्योंकि हमें सरकार वो कभी लौटाना नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं, ना उस पैसे के लिए हमें कोई संपत्ति बेचनी, तो वो सरकार के लिए रेवेन्यू खर्चा है, हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है। सर फुल टैक्स भरते, यही क्वेश्चन है क्या? फिस्कल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? राजकोषीय, राजकोष को मेंटेन करने के लिए जो राजकोष, देख रहे हैं सरकार क्या करती है, टैक्स लगा के राजकोष को भरती है, और भर हाईवे स्कूल बना के खर्च भी करती है। उस राजकोष से जुड़ा कुछ भी हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे उधारी हो, चाहे खर्चा हो, उस राजकोष से जुड़ा कुछ भी होगा वो सर फुल टैक्स भरते भरते। और अभी फिस्कल डेफिसिट पे आने तो दो तरुण, कल अपन फिस्कल डेफिसिट पे आएंगे। फिर फाउंडेशन बैच अप्रैल में शुरू होगा। कल आएगा ना मेंटेनेंस पे, संपत्ति को रख रखाव, खर्चा है सरकार का। प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में था, कल आएगा, कल आएगा, कल आएगा ना, अभी रुक जाओ, कल खर्चे में आएगा। ठीक, किसी का कोई डाउट है? चलो, और किसी का कोई डाउट?
सब मेंस 2025 वाले, ऑल द बेस्ट सभी 25 वालों को। पढ़ाई करो, कंप्लीट कर लो, है ना। कोशिश करो अप्रैल तक पूरा याद करके खत्म कर दो और मई में रिवीजन शुरू करो। तो पूरा एक तरफ से अप्रैल में तो 6 पेपर याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो सुबह का पूरा टाइम ही 6.0 वाले को 1:30 बजे तक पूरा पढ़ के रिवाइज करके 2-3 सब्जेक्ट, 2 या 3 सब्जेक्ट तो रिवाइज हो सकते हैं ना सुबह। सुबह 6, 7, 8 बजे उठ के 1 बजे तक 2-3 सब्जेक्ट तो रिवाइज करना शुरू कर सकते हो ना। कौन कैसा 1:30 से क्लास रहेगी, 1:30, हाँ 1:30 सुबह पढ़ोगे कब, है ना। यहां लेके लंबा खिंच सकता है, इस तरह से होगा, ठीक है। तो 1:30 बजे से पहले पूरी छुट्टी रहा करेगी। 1:30 बजे संडे को हो सकता पूरे दिन बुला लें, संडे को पूरा दिन बुला सकते हैं बस। थैंक यू।